काल ने ढेर में से छाती की प्लेटें ढूंढी। चुनने के लिए केवल कुछ ही प्लेटें थीं, क्योंकि हिल जायंट्स द्वारा पहनी जाने वाली प्लेटें इतनी बड़ी थीं कि उन्हें आसानी से वापस नहीं लाया जा सकता था। लेकिन वहां एक अच्छा सा टायर था जिसमें कोई भी क्षति नहीं दिख रही थी, जिसे काल ने उसकी बैकप्लेट से मिलाया और आजमाया। दुर्भाग्यवश यह उसके साथ बंधन नहीं बना। इसलिए काल तब तक उस ढेर को खोदता रहा जब तक उसे एक मानव आकार का खिलौना नहीं मिल गया, जो हल्के नीले रंग की धातु की चेन से बना था और जिसके ऊपर एक चमकदार स्टील या चांदी की छाती की प्लेट लगी हुई थी। काल को ये पता था, इसके दिल के आगे और पीछे दोनों तरफ एक ही छेद था। यह वो पहला व्यक्ति था जिस पर राय ने अपने कौशल में सुधार के बाद घात लगाकर हमला किया था, वो व्यक्ति जो बकवास करते हुए मर गया था। ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं था, लेकिन यह उससे बेहतर स्थिति में था जो उसने पहना हुआ था, तथा इसमें प्रयुक्त सामग्री भी शक्तिशाली और आकर्षक लग रही थी। जहां तक काल को पता था, अतिरिक्त कवच रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए उसने उसे बांधने का प्रयास किया और कवच आसानी से उसकी शर्ट और जैकेट के नीचे अपनी जगह पर आ गया। ये हल्का और आरामदायक था, तथा एक बार छेदों को ठीक कर देने के बाद यह एक अच्छी सुरक्षा प्रदान करने वाला कपड़ा बन गया, जिसे हर समय चुपचाप पहना जा सकता था, न कि पहले पहने जाने वाले भारी चमड़े और प्लेट के संयोजन जैसा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यह वास्तव में बहुत अच्छा कवच नहीं था, लेकिन अब ये जुड़ चुका था और वो टेसा से इसे जल्दी से ठीक करवा सकता था, जबकि इसके टूटे हुए टुकड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम वहां क्या कर रहे हो? बॉब मैकेंजी ने कहीं दूर से पुकारा। कवच के टुकड़ों में से कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूं जिससे टेसा को यह हालत देखकर रोना ना आए, काल ने वापस पुकारा। फिर उसने ऊपर से पादरी को हंसते हुए सुना। बॉब आया और लूट के ढेर को देखने लगा। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं भी देखूं? लड़ाई के अंत तक मेरा सामान काफी खराब हो चुका था और हमने थोर के बैग में सचमुच 1 टन सामान भर दिया था। ये लो, मेरे पास एक नई छाती की प्लेट है जो बंधी हुई है। ये यही है और केवल थोड़ा क्षतिग्रस्त है, काल ने योद्धा को दिखाने के लिए इसे उतारते हुए समझाया। बॉब ने सीटी बजाई। अब ये सुंदर है। ये कमांडर रैंक का टुकड़ा लगता है, लेकिन मौलवी आपको बेहतर बता पाएंगे कि यह अच्छा है या नहीं। इसे यहाँ फेंको और मैं तुम्हें बताऊंगी, टेसा ने अपना हाथ प्रवेश द्वार की ओर बढ़ाते हुए कहा। काल ने उसे उसकी ओर फेंका और पादरी को श्राप देते हुए सुना। ये राय का काम होना चाहिए, या ये तुम्हारी तलवार है जो आर पार निकल गई। जिसने भी इसे आखिरी बार पहना था वो बहुत बुरा था, लेकिन मरम्मत जादू के उचित प्रयोग से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये कमांडर रैंक का कवच है और यह वास्तव में बहुत मजबूत कवच है, बावजूद इसके कि इसे पादरी के वस्त्र के नीचे पहनने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इसका वजन दिखाई नहीं देता, उसने घोषणा की। तो ये चच द्वारा निर्मित एक कलाकृति थी जिसे गद्दार अपने साथ ले गए थे। काल ने ढेर में ऐसी ही नीली धातु देखी। ओह, यहाँ भी मैचिंग पैंट है, इन्हें देखो। उसने उन्हें सुसज्जित किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उसके साथ जुड़ जाएंगे, फिर उन्हें हटा दिया और टेसा के पास फेंक दिया। हाँ, ये सेट का मिलान करने वाला आधा हिस्सा है। बॉब को वो ढूंढने में मदद करें जो वह चाहता है, और अगर आपको ऐसे और टुकड़े दिखें तो उन्हें बचा लें। वे दूसरे पादरी और जादूगरों के लिए अच्छे हैं, टेसा ने खुशी से जवाब दिया। पैंट बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं थी, इसलिए वो छाती को ठीक कर सकती थी और काल के मूल कवच को पीछे रख सकती थी, जिसे तब किया जाना था जब अन्य कवच पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। वो पादरी द्वारा निर्मित कवच सेट के पैटर्न से अच्छी तरह परिचित थी, हालांकि उसकी गुणवत्ता उससे कहीं बेहतर थी जितनी उसे उपलब्ध थी। कमांडर रैंक का कवच आमतौर पर उच्च पुजारियों के लिए आरक्षित होता था और कैथेड्रल में उनके अपने कवच निर्माता होते थे, इसलिए उसे उनके उपकरणों पर अपने कौशल का परीक्षण करने का अवसर नहीं मिला था। वो संभवतः अपने लिए एक ऐसा सेट ले सकती थी जो अब पहने जाने वाले चेन और प्लेट सेट की तुलना में कम विशिष्ट लगे, जो उसके वस्त्र के चारों ओर परतदार होते थे, जिससे बाहर की तरफ चमकदार सुनहरी प्लेटें बनी रहती थी, और उसके वस्त्र के नीचे फीकी धातु की चेन होती थी, जिससे वो केवल आंशिक रूप से बख्तरबंद दिखती थी। बॉब जैसे ही ढेर के पास पहुंचा, वह रुक गया और उसने तुरंत वो प्लेट सेट उठा लिया जिसे काल ने उसके अनुकूल न होने के कारण अलग रख दिया था। जैसे ही उसने इसे उठाया, ये गायब हो गया और एक ताज़ा पॉलिश की गई स्टील की प्लेट, जिसमें हाथ की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच भी था, जो मूल सेट का हिस्सा नहीं था, योद्धा पर दिखाई दिया। अब पैंट, मुझे कुछ नई पैंट ढूंढनी होगी। मेरा एक पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और मरम्मत करने वाली टीम कई दिनों तक उसे तैयार नहीं कर पाएगी। उन्होंने बताया कि यदि हमारा उपकरण अभी भी क्षतिग्रस्त है तो हम कुछ शिफ्टों में छुट्टी ले सकते हैं,
लेकिन मैं युद्ध में वापस जाना पसंद करूंगा। यहाँ कुछ अक्षत हैं, लेकिन वे छोटे हैं, इसलिए वे संभवतः आरोही है, संभवतः जागृत भी है, काल ने समझाया। बॉब ने गियर को देखा और कंधे उचका दिए। जब तक मैं अपना कवच वापस नहीं ले लेता, तब तक एस्केंडेड काफी अच्छा है। एक अतिरिक्त सेट होने से बहुत सुधार होगा, भले ही यह मेरे प्राथमिक गियर जितना अच्छा ना हो। टेसा ने अपना सिर बाहर निकाला ये देखने के लिए कि वे क्या बात कर रहे थे। नहीं, ये भी कमांडर रैंक है, लेकिन ये किसी युवा आरोही या जागृत दानव के लिए बनाया गया है। संभवतः कबीले का कोई युवा स्वामी होगा, उसने घोषणा की। बॉब ने इसे पहन लिया और कवच ने उसके लुक को पूरा कर दिया, जिससे वो चमकदार स्टील के कवच से ढका हुआ एक असली शूरवीर जैसा दिखने लगा। क्या तुमने कुछ और तोड़ा? काल ने पूछा, जब वे दोनों टेसा को चाहिए थे उन पादरी के टुकड़ों को ढेर में से छांटने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि सफाईकर्मी गद्दारों के अधिकांश कवच को बचाने में कामयाब हो गए थे, केवल एक कवच को छोड़कर, जो कहीं दूर फेंक दिया गया था या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। बॉब जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन वो अभी भी खुदाई कर रहा था क्योंकि काल को यकीन था कि उनके पास गद्दारों से मरम्मत योग्य सभी उपकरण हैं जिन्हें वे खोजने जा रहे थे। वो किसी चीज पर आमादा था, इसलिए काल ने बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और शिकार किया। फिर उन्होंने एक ऐसा हेलमेट बनाया जिसका आगे का हिस्सा चोचदार था, जैसा प्लेग के डॉक्टर काम करते समय गन से बचने के लिए पहनते थे, लेकिन ये पॉलिश किए हुए स्टील से बना था, जिसके दोनों ओर दो काले सींग लगे थे। उसने इसे अपने सिर पर पहना और काल खुद को हंसने से नहीं रोक सका। वो टोपी शानदार है, बिल्कुल हास्यास्पद लेकिन शानदार, उसने मजाक में कहा। ठीक है, मैंने इसे बैग में जाते हुए देखा और मुझे पता था कि मुझे इसे तब लेने की कोशिश करनी होगी जब कोई भी शिक्षक नहीं देख रहा हो। आप जानते हैं कि एक बार जब वे इसकी महिमा देखेंगे तो वे सभी इसे अपने लिए चाहेंगे। उनकी बातचीत को ऊपर से उत्सुकता भरी निगाहों से देखा गया, और मोगाना ने जब बॉब को काम के लिए तैयार होते देखा तो वो हंस पड़ी। तुम क्या सोच रहे थे? वो टोपी तो हास्यास्पद है, वो हंसी। यहाँ आओ और मुझे एक मैचिंग ढाल ढूंढने में मदद करो। मेरे पास इस लुक के साथ मैच करने के लिए एक काला टैबर्ड और लबादा है, बॉब ने मांग की। मोगाना ने आंखें घुमाईं और ढेर के दूर वाले हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक काला ओक है, पहले उसे आजमाओ। ये गोल था, जिसमें धातु का केंद्रीय गुंबद और बैंडिंग थी। सरल, लेकिन काफी प्रभावी, और उम्मीद है कि एक बार सुसज्जित होने के बाद यह उचित आकार का होगा। बेहतर होगा कि सुसज्जित होने पर यह छोटा हो जाए क्योंकि अभी ये खाने की मेज के रूप में भी काम आ सकता है। बॉब ने अपनी बाह पट्टियों के बीच से डालकर कवच के ढेर को लकड़ी के विशाल मंच से नीचे सरका दिया, जबकि काल को आश्चर्य हुआ कि थोर को ऐसा क्या सूझा कि वह उसे अपने साथ वापस ले आया। क्या वह इसे लूट के और बैग रखने के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहा था? प्रतिस्थापन कवच सेट का अंतिम रूप सरल था, और एक बार जब बॉब ने अपने टैबलेट को शीर्ष पर सुसज्जित किया, तो ये स्टील और काले रंग का एक अच्छा मिश्रण था। हेलमेट के अलावा वो एक उचित शूरवीर की तरह लग रहा था, और ढाल इतनी बड़ी थी कि वह एक रक्षात्मक योद्धा के रूप में अपनी भूमिका में उपयोग कर सके। काल बॉब के पीछे पीछे किले में वापस चढ़ गया और पाया कि डॉग पहले से ही लोट्स के बगल में आराम कर रहा था, जबकि वो डाना के वस्त्रों पर जादू कर रहा था। जादूगर गद्दारों से बरामद कवच को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि इसमें चलना आसान होगा, और यह मेरी कास्टिंग में बाधा नहीं डालेगा। क्या आपको लगता है कि अगर मेरे पास बचाव के लिए ऐसा कुछ होता, तो मैं बदलाव के लिए सामान्य कपड़े पहनना शुरू कर सकती थी, जादुई जादूगरों के वस्त्रों के बजाय? उसने पूछा। डॉग ने कंधे उचका दिए। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। तुम्हारे मन में क्या था? मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं एक सामान्य इंसान की तरह पैंट और हुडी पहन सकूं। जादूगरों के वस्त्र मुझे ड्रेस की तरह लगते हैं, और मुझे चिंता है कि मैं स्कर्ट की बहुत आदी हो रही हूं। दाना ने जवाब दिया। ये बुरा क्यों है? मुझे हवा का झोंका पसंद है, डॉग ने पूछा। मैं कोई प्रकृति पुजारी नहीं हूं, मुझे तो पैंट पहनने का शौक है। डॉग ने कंधे उचका दिए। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके कवच के ऊपर पहनने के लिए एक सामान्य पोशाक बना सकता हूं, पैंट और एक हुडी। लोट्स ने अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर जोरदार वार किया। मैं ये करूंगी। मैंने तुम्हारा फैशन सेंस देखा है, और बेहतर होगा कि मैं ही उसके लिए कपड़े चुनूं। हम दोनों ही कपड़ा बुनने के लिए एक ही मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। कवच की मरम्मत पूरी होने पर उनमें झगड़ा हुआ, और फिर दाना ने अपने वस्त्र बदलकर यह प्रकट किया कि उसने गद्दारों के कवचों में से एक सेट को अपने लिए ले लिया है। जैसे ही उसने अपने अतिरिक्त वस्त्र उतारे, लोट्स ने उसे चिढ़ाया और दाना ने पादरी के माथे पर प्रहार किया।
मैं अपना कवच बदल रही हूँ ताकि आप उसके ऊपर पहनने के लिए सामान्य कपड़े बना सकें, न कि सभी को स्ट्रिप शो दिखा सकें। लोट्स ने कंधे उचका दिए। वो पहले से ही ऊब चुकी थी, यहाँ 1 घंटे से ज्यादा समय से कवच की मरम्मत करते हुए, और उसे मनोरंजन की जरूरत थी। दाना ने फ्रॉस्ट जायंट अभियान के फर वाले जूतों को बदलकर काले लड़ाकू जूते पहन लिए थे, जो अकादमी छात्रों को मिशन के लिए जारी करती थी। इसलिए लोट्स जादूगर के लिए एक मैचिंग काली हुडी बनाने वाला था, लेकिन रे उससे तेज थी। दाना तेजी से रेशम के कोकून में समा गई, क्योंकि ब्लडबैथ स्पाइडर ने किले की बाहरी दीवार से अपना जादू चलाया और दरवाजे के माध्यम से निशाना साधा। रे क्या कर रही है? जादूगर के गायब होते ही लोट्स ने काल से फुसफुसाकर पूछा। मुझे लगता है कि दाना उसे सजा रही है। डॉग ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की और असफल रहा, जबकि लोट्स ने अपनी आंखें घुमाई। ओफेलिया ने पूछा, क्या आपको एक अच्छा पिता नहीं बनना चाहिए और उन्हें मूल्यों और नैतिकता के साथ पालना नहीं चाहिए? डॉग ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा, जबकि लोट्स ने अपनी आंखें घुमाई। ओफेलिया ने पूछा, क्या आपको एक अच्छा पिता नहीं बनना चाहिए और उन्हें मूल्यों और नैतिकता के साथ पालना नहीं चाहिए? काल ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि यह ऐसे ही काम करता है। उनके पास पहले से ही नैतिकता और मूल्य है, मैं उन्हें सिर्फ मानवीय नियम सिखाता हूँ। लोट्स ने पूछा, क्या आपने उन्हें शारीरिक स्वायत्तता और सहमति के मूल्य के बारे में सिखाया है? मेरा मतलब है, वे इसके लिए थोड़े छोटे हैं। अब काल के सिर पर तमाचा मारने की बारी थी। ऐसे नहीं, तुम्हें उन्हें यह सिखाना चाहिए कि लोगों को जाल की गेंद में लपेटने जैसी चीजें करने से पहले वे पूछें। राय ने लोट्स को ऐसे देखा जैसे कि वो निश्चित रूप से समझ नहीं पाए। उपहार इस तरह से काम नहीं करते हैं। मैं ये जानता हूं, और आप भी जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोट्स को अभी तक ये समझ में आया है कि यह एक उपहार है। राय का कहना है कि यह एक उपहार है। उपहार देने से पहले आप पूछते नहीं हैं, बस दे देते हैं, काल ने समझाया। एक उपहार, ठीक है, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है, लोट्स ने नरमी दिखाई। वो वास्तव में ये देखने के लिए उत्साहित थी कि रे के अद्वितीय व्यक्तित्व को देखते हुए जादूगर कैसा दिखने वाला है। सभी जानते थे कि दाना किसी पिशाच रोमांस उपन्यास की तरह दिख सकता है। आधिकारिक तौर पर वे वैम्पायर प्रजाति का प्रचार थे, लेकिन फिर भी वे डार्क फैंटेसी पाठकों और गॉथ लड़कियों के बीच एक बड़ी लोकप्रियता हासिल करने में कामयाब रहे। अपने जालों को घुमाने में 1 मिनट से ज्यादा समय बिताने के बाद राय ने अपने अगले पैर से कोकून को काट दिया, जिससे डाना अपनी नई नई खूबसूरती में नजर आई। उसने वादे के मुताबिक कार्गो पैंट और हुडी पहन रखी थी। दोनों ही जेट ब्लैक रंग के थे, लेकिन हुडी छोटी थी जिससे उसके पेट के आसपास चेन मेल दिख रहा था, जबकि पैंट ढीली थी जिसमें बहुत सारी जेबें थीं। दोनों को कमांडर रैंक मकड़ी के रेशम से बनाया गया था, जो मोटे तौर पर बुना गया था, और हुडी के मामले में ढीले ढंग से, ताकि इसे एक नरम सतह मिल सके जो ऊन के समान हो। डाना ने स्वयं का निरीक्षण करने के लिए मुड़कर देखा, और काल ने देखा कि उसकी हुडी के पीछे सफेद धागे से बनी रे की एक बड़ी तस्वीर थी। मेरे पास जेबें हैं, डाना ने प्रसन्नता से कहा, फिर राय को गले लगाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी। क्या ये सामान्य नहीं है? काल ने डॉग से फुसफुसाकर पूछा। किसी कारण से महिलाओं के कपड़ों में कभी जेब नहीं होती। यही कारण है कि पुजारी ने अपने वस्त्र पहनना इतना पसंद करती है, क्योंकि उनमें उचित जेबें होती हैं, उच्च पुजारी ने फुसफुसाकर कहा। डाना ने अपने घुंघराले बालों को हुडी से बाहर निकाला और हुड को पीछे धकेल दिया। आह, ये तो बढ़िया है। हुड ऊपर रखना बहुत गर्म है, लेकिन ये पोशाक अद्भुत है। ओह, इसमें तो आगे की तरफ जिपर भी है। ये वास्तव में जिपर नहीं था, बल्कि एक लेस वाला फ्रंट टाई था, क्योंकि राय को जिपर बनाना नहीं आता था। लेकिन जब वह युद्ध में नहीं थी, तो इससे उसे हवादारी के लिए हुडी को थोड़ा खोलने में मदद मिली। दाना ने ध्यान केंद्रित किया और पोशाक गायब हो गई। उसकी जगह उसकी स्कूल यूनिफॉर्म आ गई, फिर वापस आ गई। यह अविश्वसनीय है। ये बॉन्डेड भी है, इसलिए मैं बस कपड़े बदल सकती हूँ। धन्यवाद, राय। यह एक अद्भुत उपहार है। दाना ने अपना कवच उतार दिया और किले की नरम दीवार के सहारे पीछे झुक गई, अपने नए रूप से पूरी तरह संतुष्ट थी। आप जानते हैं, अकादमी में आने से पहले यह मेरे द्वारा पहने जाने वाले किसी भी कपड़े से कहीं ज्यादा फैंसी था। मेरे पिताजी को नौकरी में बहुत परेशानी होती थी और माँ बच्चों के साथ घर पर रहती थी, इसलिए हमारे पास कभी भी कुछ नया नहीं होता था, और हम हमेशा उन भद्दे कवरॉल्स के साथ समाप्त होते थे जो पादरी गरीब बच्चों को देते थे। उसने याद करते हुए कहा। मुझे पता था कि आप एक छोटे शहर में रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना बुरा होगा, काल ने कहा। कभी कभी ऐसा होता था, कभी कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन पिताजी हमेशा कंजूस थे,
इसलिए वे हमेशा कपड़ों के दान के लिए चच जाते थे। जब वे काम नहीं कर रहे होते थे तो वे हमें हर बार दान दक्षिणा में देखते थे, इसलिए कोई भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछता था। तुम्हें पता है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं सीरम के साथ संगत हो जाऊंगी। मेरी बड़ी बहन हमेशा से ही हर काम में अच्छी थी, एक प्रतिभाशाली बच्ची जो कभी कोई गलती नहीं कर सकती थी। कम से कम वो तब तक अच्छी थी जब तक कि वो 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग नहीं गई। वह हंसी। ओफेलिया ने कुछ याद करके मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें पता है, मैं हमेशा इतना निश्चित था कि मैं एक शक्तिशाली जादूगर बनूंगा। मैं इसे देख सकता था, एक आइडल के रूप में मेरा पूरा भविष्य, गायन और अपने जादू का प्रदर्शन। कल्पना कीजिए कि मुझे कितना झटका लगा होगा जब मैं वास्तव में एक एलीट था, लेकिन मैं एक बरसकर बन गया। दाना ने हंसते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो तुम्हारा सपना मेरा दुस्वप्न है। मुझे स्पॉटलाइट में रहना या लोगों द्वारा मुझे घूरना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जिस क्षण मैं अकादमी में पहुंची, उन्होंने फैसला किया कि मेरे पास गर्ल नेक्स्ट डोर लुक और एक ऐसी आवाज है जो उन्हें आइडल के अगले दौर के लिए चाहिए। इसलिए मेरे विरोध के बावजूद मुझे आइडल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भेज दिया गया। ओफेलिया ने एक पल के लिए भौहें सिकोड़ी। तुम्हें पता है, हमारे पास अकादमी में ज्यादा महिला बार्ड नहीं है। सिर्फ सीमस और कुछ कामुक बार्ड हैं जो अपने संगीत का इस्तेमाल लड़कियों को लुभाने के लिए करना चाहते हैं। दोपहर के समय समूह ने बैठकर मजाक किया, क्योंकि तीनों पादरी सभी के कवच की मरम्मत कर रहे थे, जिसमें काल के मूल सूट के क्षतिग्रस्त अवशेष भी शामिल थे। नए गियर की तुलना में इसमें बेहतर बफ थे, लेकिन इसमें आराम या सामान्य कपड़ों के नीचे पहनने में सक्षम होने का लाभ नहीं था। आखिरकार पादरी गियर ठीक करने से रात का खाना पकाने में लग गए। यह उनका बहुत ज्यादा काम करने वाला दिन था और काल को उम्मीद थी कि उन्हें कम से कम इसके बाद एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। यह अपरिहार्य होने का बहुत बड़ा पतन था। हर किसी को किसी न किसी चीज के लिए आपकी जरूरत होती है, और आज जैसे दिनों में किसी को हर चीज के लिए आपकी जरूरत होती है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जब वे खाना खाकर आराम कर रहे थे, तब उन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा था, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया और मोगाना ने दरवाजे से बाहर देखते हुए आह भरी। अगर आप रात रुकना चाहें तो हम आपके लिए अतिरिक्त झूले लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे हैं, इसलिए आप रात यहीं रुक सकते हैं, काल ने पेशकश की। उनके पास फ्रॉस्ट जायंट मोर्चे पर बिताए गए समय से अतिरिक्त कंबल भी थे, इसलिए उनके पास सोने के सामान की कमी नहीं थी। डॉग ने खुशी से सिर हिलाया और बॉब ने कंधे उचकाए। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से ही यहाँ हैं। अगर हमारी राजकुमारी को जरूरत हो तो मैं उसके लिए एक प्यारा सा फजी कंबल बना सकता हूँ, डग ने मजाक करते हुए कहा। मोगाना का हाथ काले जादू से चमक उठा और प्रकृति पादरी और जोर से हंसने लगा। ठीक है, हमें ये कहानी सुननी है। आप तीनों के बीच क्या है? काल ने जोर देकर कहा। बॉब ने डॉग के कंधे पर थपथपाया और मोगाना की ओर इशारा किया। वो कहानी सुना सकती है और हम अंतराल को भर देंगे। मोगाना ने आह भरी। मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें ये बताना एक गलती होगी। यह मेरा दूसरा मिशन था। एक दिन की संसाधन जुटाने की यात्रा के बाद मुझे अपने जादुई लड़ाकू वर्ग के इन 3 बेवकूफों और 2 कामुक मूर्खों के साथ जोड़ा गया था। मैं राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के आवास में पला बड़ा हूँ। मैं पहले कभी जंगल में नहीं गया था। मुझे पौधे और औषधियां बहुत पसंद थीं, लेकिन पहले घंटे से ही वे मेरा मजाक उड़ाने लगे। डॉग ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। वो लोट से भी छोटी थी और वो फूलों को देखने के लिए जाते समय बार बार भटक जाती थी। मोगाना ने उसे घूरकर देखा और डॉग ने उसे बात जारी रखने देने के लिए अपने होठों पर जिप लगाए। हम 3 दिनों के लिए बाहर थे और उन चारों ने मुझे लगातार चिढ़ाया। मुझे नहीं पता था कि जंगल में कितनी ठंड होगी, इसलिए मैंने अपने कमरे से अपना भाग्यशाली कंबल पैक किया था, एक काला फजी कंबल। डग इसी का जिक्र कर रहा था। उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया। वो रुकी, संभवतः उसे वही समाप्त करने का इरादा था, लेकिन डॉग का काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्हें अगली बार के बारे में भी बताओ। उन्हें ये जानने की क्या जरूरत है? उसने संदेहपूर्वक उत्तर दिया। क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा। मोगाना ने आह भरी। ठीक है। दूसरी बार जब हम बाहर गए तो हम ट्रेन से गए और ट्रेन पर हमला हुआ। ये बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने अपना बैग खो दिया। वास्तव में सभी छात्रों ने अपना बैग खो दिया था। हमने लंच के लिए जाते समय अपना बैग बैगेज कार में रख दिया था। अरे, मैं उस जजिंग लुक को देख रहा हूँ। हमें कुछ भी बेहतर नहीं पता था और किसी ने हमें चेतावनी नहीं दी। खैर, बैगेज कार को ग्रिफिन से सीधा टक्कर लगी और हमारा सारा सामान खो गया। इसलिए
केवल बॉब और डग के पास ही कुछ सामान बचा था, जबकि हम में से बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं था। मेरी कक्षा मूल रूप से औषधि पर निर्भर करती है, खासकर शुरुआती चरणों में। मेरे पास एक भी ऐसा आक्रमण मंत्र नहीं था जिसके लिए किसी प्रकार के अभिकर्मक की आवश्यकता ना हो, और अब मेरे पास अकादमी के लिए घर जाने के लिए कोई तंबू या सवारी नहीं थी। ये बहुत बुरा था और मैं वहां नहीं रहना चाहता था, लेकिन हमें अकादमी तक पैदल ही लौटना पड़ा, क्योंकि पटरियां क्षतिग्रस्त थी और हम 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। लेकिन यह हिस्सा ठीक था। हम पहले दिन वापस आते समय कुछ संसाधन भी ढूंढने में कामयाब रहे, जिसके लिए हम आए थे। अंधेरा होने पर डग ने अपने जादू से 2 टेंट बनाए। हमने ये देखने के लिए लॉटरी निकाली कि किसकी निगरानी है, और मुझे पहली शिफ्ट मिली। उस समय मेरे पास इनमें से कोई भी टैटू नहीं था। यह उत्प्रेरक था जिसने मुझे एक एलीट के रूप में अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ स्थायी करने का फैसला करने के लिए प्रेरित किया। शिफ्ट खत्म होने तक मैं थक चुका था, और हमें निर्देश दिया गया था कि आग को कम लेकिन जलते हुए रखें, ताकि सुबह होने से पहले ये बुझ न जाए। उस समय मैं मोटा चश्मा पहनता था और अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाता था, लेकिन पहरे पर तैनात सभी लोग आग के पास सो रहे थे। इसलिए मैंने अपनी शिफ्ट के लिए आए अपने साथी को जगाया और फिर सोने के लिए लड़कियों के टेंट में चला गया। डाना ने अपना चेहरा थपथपाया और ओफेलिया हंस पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि यह सब किस ओर जा रहा है। यह सही है, उसे गलत टेंट मिल गया था, और क्योंकि वो थक गई थी, वो दरवाजे के सबसे नजदीक वाले बिस्तर पर चढ़ गई और सो गई। डग ने बीच में ही कहा, तुम में से कौन? डाना ने पूछा, जबकि लोट्स बातचीत से दूर चला गया। हालांकि यह उसके हिलते कंधों या दबी हुई हंसी की धीमी आवाज को नहीं छिपा सका। मैं, बेशक, मैं हमेशा दरवाजे के बगल में सोता हूं, ताकि अगर कोई अटैक आए और किसी को उपचार की जरूरत हो तो उसे आराम मिल सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप जानते हैं कि हमारी राजकुमारी नग्न होकर सोना पसंद करती है? डग ने जवाब दिया। इस बार मोगाना ने वास्तव में उस पर हमला किया। काले जादू का एक बोल्ट जिसे डॉग ने एक रुमाल से पकड़ लिया, जो तुरंत राख में बदल गया। फिर जब बॉब ने उसे सुबह जगाने की कोशिश की तो उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और गर्मी पाने के लिए मेरे मोजे के नीचे दब गई। डग ने आंसू बहाते हुए कहा। मोगाना ने हार मानकर आह भरी, और अब सबको पता चल गया है कि मैं इन 2 कामुक भाइयों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती। और यही कारण था कि वह कभी भी अपने बालकनी वाले कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। काल को संदेह था, समूह के लड़के उस कहानी को जल्दी नहीं भूल सकते थे, और उनकी सामान्य धारणाओं के अनुसार इसने उसे अपने सहपाठियों के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिष्ठा दी होगी। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ओफेलिया हकलाते हुए बोली। और यह उससे पहले की बात है जब उसने मुझे दुर्भाग्य का श्राप दिया था। डॉग ने सहमति जताई। 1 महीने तक हर दिन, जब तक वह अकादमी में व्यक्तिगत रूप से उससे माफी मांगने नहीं आया, और शिक्षकों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, बॉब ने आगे कहा। मोगाना ने काल को घूरकर देखा, तुम संदिग्ध रूप से चुप हो। इस समय मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता जिससे स्थिति और खराब न हो जाए। ओह, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? उसने पूछा, और सभी महिलाएं काल की ओर मुड़ी, ये देखने के लिए कि वो क्रोधित डायन डॉक्टर को शांत करने के लिए क्या कर सकता है। खैर, डॉग के बाल थोड़े घने हैं, इसलिए कम से कम तुम्हें गर्मी तो मिली, है ना? अब मोगाना की आबनूस त्वचा वास्तव में उसे शर्माने की अनुमति नहीं देती थी, लेकिन अगर काल को अनुमान लगाना होता तो वह दाना की तरह पीली होती तो कान से कान तक लाल हो जाती। डॉग ने अपनी छाती फुला ली। यहाँ केवल एक ही है जो छाती के बालों के मामले में मुझे हरा सकती है, वह है ओफेलिया, और उसे ऐसा करने के लिए रूपांतरित होना होगा। मोगाना ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। तुम्हें इस पर गर्व नहीं करना चाहिए, बेवकूफ। टेसा ने जल्दी से डग के छाती के बालों के विशाल झुरमुट से विषय को बदल दिया और राय को खाली कमरे में और अधिक झूला बनाने का इशारा किया। सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठे हुए थे। मौलवियों और काल को छोड़कर सभी झूलती कुर्सियों पर बैठे थे, इसलिए राय को काम पर जाने और विस्तारित नींद की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं थी। काल ने देखा कि तीनों झूलों पर काले फजी कंबल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे सभी बिस्तर के लिए तैयार हो रहे थे। किले में रात की रोशनी थी, लेकिन अंधेरा होने के बाद ज्यादा देर तक जागना बेहतर नहीं था, क्योंकि सुबह होते ही हमला हो सकता था। टेसा ने पीछे की ओर इशारा किया, जहां शॉवर बैग अपने पर्दे वाले कमरे में रखा हुआ था। पुरुष पहले नहा सकते हैं। काल, आज रात कौन पहरा दे रहा है? काल ने ऊपर की ओर इशारा किया। हॉक पेड़ पर एक घोंसले में है, ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार कर रहा है। वो रॉयल रैंक में उन्नति के बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, और उसने सोचा कि बाहर रहना बेहतर होगा। ठीक है, मेरी तरफ से सभी को शुभ रात्रि कहो।
थोर ने अपनी जगह पर खुशी से शोर मचाया, ये जानते हुए कि वह उसके बारे में बात कर रही थी, और फिर सोने के लिए अपने तालाब में वापस लेट गया। काल ने शाम के अधिकांश समय अपने झूले में ध्यान लगाया, अपने साथियों के बारे में सभी नई जानकारियां प्राप्त की। साथ ही यह नई समझ भी प्राप्त की कि मैकेंजी भाइयों और मोगाना के बीच संघर्ष का आधा हिस्सा वास्तव में सिर्फ शर्मिंदगी थी। ये यौन तनाव हो सकता था, लेकिन काल को पूरा यकीन था कि अब तक ये खत्म हो जाना चाहिए था। आखिरकार 2 साल हो चुके थे। अगली सुबह सबसे पहले वे सभी नाश्ते के लिए मेस हॉल की ओर जा रहे थे, और काल ने देखा कि मोगाना डक को चुपके से देख रही थी, जिसने अपने वस्त्र की गर्दन पर फीते को सामान्य से थोड़ा ढीला कर रखा था ताकि उसकी छाती का थोड़ा सा हिस्सा दिख सके। अगर यह छेड़खानी थी तो शायद काल ये सब गलत कर रहा था, या शायद वे किसी तरह उससे भी बदतर थे। मेस हॉल में सभी छात्र थके हुए लग रहे थे, हालांकि काल को याद नहीं था कि उनमें से अधिकतर कल लाइन में लगे थे। बहुत लंबी रात है, उसने बगल की मेज पर बैठे एक लड़के से पूछा। लड़के ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, जब तक दीवारें पूरी तरह से टूटकर गिर नहीं गईं, तब तक कोई भी चैन से नहीं सो पाया। हमने खुद की दीवारें बनाने की बात की थी, लेकिन हिल जायंट्स के पास हमसे बेहतर अर्थ मैजिक है, इसलिए अगर हमने उनकी खासियत को अपनी किलेबंदी के तौर पर इस्तेमाल किया तो वे इसे हमारे खिलाफ कर सकते थे। उसके बगल में बैठा लड़का हंसा। मुझे लगता है कि तुम्हारे समूह में ये समस्या नहीं थी। जब तुम लाइन से वापस लौटे तो तुम सभी आधे मरे हुए लग रहे थे। क्या तुम अपना सारा गियर ठीक करवाने में कामयाब हो गए? काल ने अपना सिर हिलाया। इसमें से ज्यादातर ठीक हो गया है, और कम से कम हम लोगों के समूह ने जायंट्स से लूटी गई चीजों में से स्पेयर पार्ट्स तो ढूंढ लिए, लेकिन हमारे प्राथमिक गियर में अभी भी कुछ सुधार की जरूरत है। अगली मेज पर बैठे एक थके हुए से दिखने वाले युवक ने सिर हिलाया। कल की लड़ाई के बाद सभी के कवच वापस पाने से पहले हमें लगभग 8 घंटे का काम करना है। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि आज हम पर कोई और हमला न हो, क्योंकि मरम्मत करने वाली टीमें फिर से ऐसा नहीं कर सकती। आप में से सिर्फ 3 दर्जन लोग थे, और बहुत काम था, और प्राथमिकता की दौड़ में साथ ही उन्होंने जो कुछ भी दिया वह ज्यादातर कमांडर रैंक का गियर था, जिसकी मरम्मत करना जागृत सामान की तुलना में बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि ज्यादातर सेना के पास है। मैं मानता हूं कि मरम्मत की कठिनाई इस बात पर आधारित है कि मरम्मत करने वाला कितना शक्तिशाली है। काल ने पूछा। तकनीशियन ने सिर हिलाया। हाँ, आपकी रैंक से ऊपर की मरम्मत में हर रैंक के लिए लगभग 3 गुना समय लगता है। यह अभी भी संभव है, लेकिन जादुई मरम्मत के लिए आपको इसमें बहुत अधिक काम करना होगा, और एक मौका है कि क्षमता केवल आंशिक रूप से सफल होगी। यदि यह वास्तव में खराब है, तो हम इसे पहले फौज में भेजते हैं और क्षमताओं को मिश्रित करने और जादू को ठीक करने से पहले उन्हें अधिकांश पैच करने देते हैं। यही कारण है कि पहले से अच्छा गियर खरीदने में दिक्कत होती है। अगर आपके पास यह है भी, तो भी आपको इसे ठीक करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, और अगर आप दुकानों को पैसे दे रहे हैं, तो यह महंगा हो जाता है। कम से कम यहाँ तो यह मुफ्त है। उसके बाद नाश्ते के लिए आए सभी लोग भी इसी तरह थके हारे दिख रहे थे, और यह स्पष्ट था कि उनकी टीम ही एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने हमलावर सेना के खतरों के बारे में चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया था। अब इसका एक हिस्सा हॉक की टोही थी जो उससे बता रही थी कि वास्तव में वहां क्या था, लेकिन काल देख सकता था कि अन्य अभिजात वर्ग की नजरों में उसके कार्यों के पीछे कुछ हद तक आत्मविश्वास का स्तर था, और काल को टैंक की याद आई जो उसे बता रहा था कि उसकी सोच को प्रभावित किया जा रहा था। इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। उन सभी लोगों को देखो जो जाने के लिए इतने बहादुर नहीं थे, तब भी जब हम इतनी आसानी से जीत गए थे। बेवकूफ और काया होना भूल जाना कोई हार नहीं है। राय ने उसे मददगार ढंग से याद दिलाया। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उनके व्यक्तित्व के उन पहलुओं से छुटकारा पाना कोई नुकसानदेह नहीं था जो किसी काम के नहीं थे। आज वैसे भी काल की टीम का अवकाश का दिन था, क्योंकि पिछले दिन उनकी दोपहर की शिफ्ट थी, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे खाना खाया और खाने के लिए आने वाली टीमों के साथ बातचीत की। हिल जायंट्स के वापस आने के अभी तक कोई संकेत नहीं थे, लेकिन उनके हालिया पैटर्न को देखते हुए ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। नाश्ता खत्म होने के 1 घंटे बाद भी वे शिविर के आसपास बैठे थे, खाली शिक्षण तंबू को बैठक कक्ष के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। तभी 10 लाल वस्त्र पहने स्पेलेब्लेड आए, जो स्पष्ट रूप से उन्हें खोज रहे थे। अच्छा, हम जाने से पहले आप सभी से मिलने की उम्मीद कर रहे थे। गद्दार ताकतों से निपटने में सहायता के लिए आपका धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि यह मुद्दा गोपनीय है और इसे आपकी आधिकारिक रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए। कम से कम पराजित टाइटन क्लरिक्स की प्रकृति के बारे में तो नहीं। अगर जनता सोचती है कि वे हिल जायंट्स थे, तो कोई बात नहीं। समूह के नेता ने उन्हें सूचित किया।
काल ने सिर हिलाया। मुझे संदेह था कि शायद यही मामला हो। हम में से किसी ने भी अभी तक अपनी रिपोर्ट शुरू नहीं की है, इसलिए जब हम उन्हें जमा करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। रिपोर्ट के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। उन्हें सरल रखो और रक्षा विभाग बाकी का काम संभाल लेगा। स्पेलेब्लेड्स के नेता ने कंधे उचका दिए। ये बात तो सही थी। ये सभी रिपोर्टें किसी न किसी तरह गायब होने वाली थी। अगर किसी ने ये जानकारी लीक कर दी कि चट से किसी ने संरक्षक बदल लिया है और अपने ही लोगों का शिकार करने के लिए हिल जायंट्स के पास चला गया है। हम अभी भी लिख सकते हैं। क्या आप सभी को अभी भी लिखने की जरूरत है? शेल्फ पर कागज है, मोर्गाना ने सुझाव दिया। स्पेलेब्लेड ने कंधे उचका दिए। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। हमने पहले ही स्थिति के बारे में दूसरों से बात कर ली है और उन सभी ने मिशन पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने टाइटन गॉड्स के क्लरिक्स को उस विशेष टीम के लिए कोड के रूप में इस्तेमाल किया जिसका हमने सामना किया। ये सभी के लिए समझने के लिए पर्याप्त स्पष्ट होना चाहिए। सरल, सुरक्षित और कुशल। जायंट्स के बीच बहुत सारे टाइटन गॉड पादरी थे। अजीब बात यह है कि वे उपचार में विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि शारीरिक शक्ति वृद्धि और पुनर्जनन में, जैसा कि काल ने समझा। लेकिन जायंट्स मनुष्यों की तुलना में जानवरों की तरह अधिक पुनर्जीवित होते हैं, इसलिए उनकी प्राकृतिक क्षमताओं को बढ़ाना अधिक प्रभावी हो सकता है। वास्तव में उसे दिग्गजों के बारे में बहुत कुछ समझ में नहीं आया, भले ही वह उन्हें मारने में बहुत अच्छा हो रहा था। एक बार रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद स्पेलेब्लेड कबीले ने उन्हें इकट्ठा किया और क्षेत्रीय कमांड समूह को सौंपने के लिए एक फोल्डर में डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। आपको किस समय लाइन पर आना है? स्पेलेब्लेड्स के प्रमुख ने पूछा। आज हमारी छुट्टी है। हमने बस दूसरों के साथ आराम करने का फैसला किया ताकि अगर अलार्म बजता तो हमें ज्यादा दूर न जाना पड़ता। हमारा सोने का स्थान मुख्य शिविर से कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर है, काल ने बताया। स्पेलेब्लेड ने सिर हिलाया और काल ने अपने कवच को अपने वस्त्र के नीचे से हिलते हुए सुना। क्या तुम्हारा दिव्य जानवर राष्ट्र से कोई संबंध था? मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने तुम्हारे विशेष कौशल वाले किसी अभिजात वर्ग में कुछ दिलचस्पी दिखाई हो, उसने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। मैं कभी उस तरफ नहीं गया। हालांकि मेरे 2 जानवर दक्षिण के जंगलों से आए थे। अब ये दिलचस्प है, आपने जानवरों के लिए दक्षिण की ओर जाने का फैसला क्यों किया, बजाय इसके कि आप तेज शक्ति के लिए दिव्य जानवर राष्ट्र से अपील करने की कोशिश करें? वे शायद आपको एक शक्तिशाली दिव्य जानवर का बच्चा दिला पाते। काल ने अपना सिर हिलाया। मेरे रैंक से ऊपर के जानवर को बांधना ठीक नहीं होगा। अगर मैं शुरू में ही वहां गया होता और रैमी जैसा जानवर मिलता जो तब पैदा हुआ था जब मैं कॉमन ग्रेड में था, तो ये हम दोनों को मार सकता था। इस समय मेरी खुद की वृद्धि से एक रैंक आगे होना ठीक होना चाहिए, लेकिन 2 या 3 रैंक आत्महत्या होगी। अगर मैं अभी वहां गया और वे एक ऐसा जानवर पेश करते हैं जो रॉयल या मोनार्क रैंक का पैदा हुआ है, तो मैं कुछ समय के लिए ठीक हो सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उनकी वृद्धि दर के लिए पर्याप्त तेजी से अनुकूलित हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं दिव्य जानवरों का एहसानमंद हूं। कुलीन विकास ब्यूरो ने मुझे दक्षिण की ओर ले गया और मेरा मानना है कि हम इन दिनों ज्यादातर ऋणों का भुगतान कर चुके हैं। काल के बोलने के बाद स्पेलेब्लेड का गला लगभग रुक गया। रॉयल रैंक पर पैदा हुआ एक जानवर, अगर यही आपका लक्ष्य है, तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि आपका वर्ग आपको अपने साथ ओवरलॉर्ड के शिखर तक ले जाएगा। लेकिन यहां तक कि अधिकांश महान ड्रैगन कमांडर रैंक से ऊपर पैदा नहीं होते हैं, वे एक विस्तारित समय में अपनी शक्ति में बढ़ते हैं। जादूगर हंसा। काल ने कंधे उचकाए। आदमी सपने देख सकता है, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे पास आपके लिए भी एक सवाल है। आप यहाँ कब आए? मुझे याद नहीं आता कि लड़ाई से पहले के दिनों में अकादमी कैंप में कोई स्पेलेब्लेड था। लाल वस्त्र पहने नेता ने ठहाका लगाया। और आधिकारिक तौर पर हम यहाँ थे ही नहीं। हम लड़ाई के दौरान पहुंचे जब मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हमें हमारे लक्ष्यों का स्थान बताया। हालांकि हमें नहीं पता था कि उन्हें जबरन आगे बढ़ाया गया था। यह एक अप्रिय आश्चर्य था, लेकिन अंत भला तो सब भला। वे समाप्त हो गए और कल तक हम दूसरे मिशन पर निकल जाएंगे। तो सैन्य खुफिया विभाग को पता था कि वे यहाँ हैं? मोर्गाना ने धीरे से पूछा। करीब 2 घंटे तक। उन्हें एक जासूसी ड्रोन ने बहुत ऊंचाई पर देखा था। यदि वे थोड़े अधिक सतर्क होते तो हमें केवल संदेह ही होता, लेकिन उन्होंने चर्च के रक्षात्मक टैबलेट को हटाने की भी जहमत नहीं उठाई, इसलिए ड्रोन ने उन्हें तुरंत ही पहचान लिया। बेवकूफों का टोला। काल ने कागजों के ढेर की ओर देखा। रुको, क्या हमें इन्हें संपादित नहीं करना चाहिए?
क्योंकि अगर वे 10 रॉयल रैंक हिल जायंट क्लेरिक्स होते तो वे शायद अभी भी हमारे चेहरे पर खेल के लिए मारते। 10 जबरन उन्नत मनुष्य वास्तव में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हिल जायंट्स की समान संख्या के बराबर नहीं है। स्पेलेब्लेड ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह महत्वपूर्ण है कि संख्या सही हो क्योंकि वे मिशन पूरा होने के सत्यापन के लिए इसकी तलाश कर रहे हैं। इस तरह उन्हें पता चलेगा कि हमने वास्तव में उन सभी को खत्म कर दिया है। और मैं आशा करता हूं कि वे सभी ऐसे ही थे, क्योंकि यदि उनके पास स्थिर होने और टाइटन देवताओं की कुछ विशेष युद्ध तकनीकों को सीखने का समय होता, तो उनसे लड़ना बहुत अधिक कठिन होता। स्पेलेब्लेड्स दोपहर के लिए जो कुछ भी आवश्यक था उसे करने के लिए निकल पड़े, संभवतः किसी अन्य हॉटस्पॉट पर स्थानांतरित होने के लिए, और काल की टीम तंबू में वापस चली गई। अभी भी 3 और सदस्य थे, जबकि मोर्गाना और मैकेंजी भाई उनके पीछे थे। दोपहर के लिए क्या योजना है? ध्यान और मंत्र अध्ययन, मोर्गाना ने पूछा, क्योंकि उस दिन प्रशिक्षण से छुट्टी थी। काल ने सिर हिलाया। यही मेरी योजना है। मुझे लगता है कि थोड़ी और मेहनत करके मैं राय को रॉयल रैंक तक पहुंचा सकता हूं। एक बार जब वह वहां पहुंच जाती है तो हम में से बाकी लोगों के वहां पहुंचने में बस कुछ ही समय लगेगा। राय को यकीन था कि वह पहले से ही सफलता के बहुत करीब थी और उसे बस थोड़ा और समय चाहिए था। लड़ाई से मिली अतिरिक्त ऊर्जा उसके लिए अपना बदलाव पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। अब ये केवल समय की बात थी। क्या आगे बढ़ने से पहले आप अभी भी कुछ काम कर रहे हैं? काल ने पूछा, ये सोचते हुए कि क्या ऐसा कुछ है जिससे वह आपकी मदद कर सके। नहीं, मेरे पास हुनर है, मुझे पता है कि क्या करना है, अब मैं बस अपने शरीर के अनुकूल होने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे वास्तव में एक बेहतर कैचफ्रेज की जरूरत है। आपको कैचफ्रेज की क्या जरूरत है? आप बिना किसी मुहावरे के लोगों को नहीं मार सकते। अन्यथा कोई कैसे जान पाएगा कि आप कितने महान हैं? तुम्हारे पैरों पर बने छुरा घोंपने के निशान पहले से ही काफी अलग हैं। यहां तक कि टेसा को भी तुरंत पता चल गया था कि यह तुम ही हो, जब उसने कवच प्लेट पर तुम्हारा एक घाव देखा था। अगर आप कोई कॉलिंग कार्ड छोड़ना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही ऐसा कर चुके हैं, और जो कोई भी आपको जानता है, वह जान जाएगा कि वे आपकी ही हत्याएं हैं। लेकिन भले ही वे यह न जानते हो कि वे आप ही हैं, लेकिन अगर वे दोबारा देखेंगे तो वे आपकी हत्याओं को पहचान लेंगे। राय ने इस तथ्य पर विचार किया। उसके पैर वास्तव में किसी भी तलवार की तरह आकार के नहीं थे जो उसने कभी देखी थी। इसलिए छेद के घाव काफी विशिष्ट थे, भले ही फाड़ने वाले घाव सिर्फ भयानक और अप्रभेद्य थे। राय ने फैसला किया कि यही रहस्य था। उसे उन्हें चीरने में बहुत मजा आ रहा था, और वह कोई खास निशान नहीं छोड़ रही थी, इसलिए लोगों को पता चल गया कि उसने ही मारा है। लेकिन अगर वह लड़ाई के बाद वापस जाती और उन सभी को चाकू मार देती, तो उसे धोखा जैसा महसूस होता। बस इतना ही था, वह गुजरते समय शवों पर पैर रख सकती थी, और उन्हें एक स्पष्ट छेद कर सकती थी, ताकि बाद में जब कोई युद्ध क्षेत्र साफ करे, तो उसके लिए मारे गए लोगों की गिनती रख सके। यह बहुत बढ़िया था, और उससे आश्चर्य हुआ कि उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। यह जरूरी नहीं था कि यह कोई नुकसानदायक घाव हो, बस कुछ ऐसा हो जो दिखाई दे ताकि युद्ध के बाद इसे पहचाना जा सके। ऐसा लग रहा था कि वह अंतिम मानसिक व्याकुलता ही उसे पीछे खींच रही आखिरी चीज थी, और काल ने महसूस किया कि एक बार जब उसका मन शांत हो गया तो रे की शक्ति बढ़ने लगी। शायद स्वयं के बारे में समझ, ये जानना कि आप कौन थे और दुनिया में आपका स्थान क्या था, रॉयल रैंक की बाधा को तोड़ने के लिए आवश्यक हो सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जानवरों के लिए यह आसान क्यों था। वे दुनिया में अपनी जगह जानते थे, उन्हें अपनी वास्तविकता, अपनी क्षमताओं या अपने भविष्य के बारे में कोई संदेह नहीं था। वे बस थे, और यही उनके लिए पर्याप्त था। हॉक काल के आत्मनिरीक्षण के क्षण पर हंसे। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। रे सिर्फ लोगों को ये बताना चाहती है कि वह दिन के उजाले में अजनबियों से बातचीत किए बिना ही सबसे महान है। रे भी उस तर्क से असहमत नहीं हो सकती थी, लेकिन काल को संदेह था कि वे दोनों सही हो सकते हैं। आखिरकार रे को दुनिया में अपनी जगह पर संदेह नहीं था, बस किसी ने देखा होगा कि यह कितनी शानदार है। इससे यह विचार उत्पन्न हुआ कि किस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाए कि वे उसके शानदार नरसंहार की सराहना करें। राय की वास्तविक चिंता यह नहीं थी कि कैसे सभी को पता चले कि कौन सी हत्याएं उसने की हैं, ये बात तो सभी को पहले से ही स्पष्ट थी। उसके दिमाग में जो बात सबसे ज्यादा घूम रही थी, वह ये थी कि वह रॉयल रैंक बनने वाली थी, और वह खुद को काफी प्रभावशाली महसूस नहीं कर रही थी। वह रात की देवी थी, एक दिव्य आशीर्वाद जो स्वादिष्ट और बेखबर को काटने के लिए आया था। लेकिन जल्द ही वह एक वैध राजकुमारी बन जाएगी, और उसका एकमात्र असली कौशल छुरा घोंपना और उसके लिए छुरा घोंपने वाली चीजें बनाना था।
ब्लडबैथ स्पाइडर प्रजाति की राजकुमारी केवल हत्या के लिए ही अच्छी कैसे हो सकती है? क्या ये बहुत दुखद नहीं था? अगर वह कुछ अच्छा भी नहीं कर सकती, तो क्या वह एक दानव से बेहतर नहीं होगी? उसने हजारों दानवों को चाकू घोंपकर मार डाला था, लेकिन रे को संदेह था कि मनुष्य पूरी तरह से इस बात की सराहना नहीं करते कि उसके जैसे सुंदर प्राणी और किसी बेवकूफ दानव के बीच कितना अंतर था। वह इतनी निराशा में डूबी हुई थी कि उसकी योग्यताएं दृष्टिगत रूप से प्रभावशाली नहीं थी, कि वह ये तथ्य भूल ही गई कि उत्तर तो उसके पास पहले से ही है। वह अपनी पूरी जिंदगी इंसानों को देखती रही थी, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उनके कौशल की बुनियादी बातें न सीख सके। कोई भी इंसान उससे ज्यादा होशियार नहीं हो सकता। यहां तक कि उसका काल भी उसकी चालाकी से अछूता नहीं था। उसे सीखने के कौशल और एक शानदार क्षमता वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। अनगिनत शानदार क्षमताएं थीं, और वास्तव में आकर्षक भी। रेमी को उस मोर्चे पर किस्मत का ओवरडोज मिला था, और उसकी सभी क्षमताएं आकर्षक थीं। लेकिन उनमें से कोई भी राय को वास्तव में आकर्षक नहीं लगी। वह कुछ ऐसा चाहती थी जिससे लोग उसके साथ जुड़े। फिर उसे एक कौशल याद आया जिसे वह कमांडर रैंक के बदमाशों को इस्तेमाल करते हुए देखती रही। वे बस एक छाया में गायब हो जाते थे और हमला करने के लिए कहीं और प्रकट होते थे। ऐसा लगता था कि यह बहुत दूर तक नहीं जाता, लेकिन वह इसे पूरी तरह से सीख सकती थी। छायाएं उसका तत्व थीं। इसलिए राय चुपके से बदमाशों को अभ्यास करते देखने के लिए बाहर निकल गई, और इस बात का आनंद ले रही थी कि शिविर के आधे लोगों ने उसे उनके पास से गुजरते हुए भी नहीं देखा था। बेशक दोपहर के समय प्रशिक्षण क्षेत्र के किनारे पर बैठी एक बड़ी मकड़ी बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं थी, भले ही वह अपने आसपास के माहौल में बहुत अच्छी तरह घुल मिल गई हो। इसलिए सबसे शक्तिशाली बदमाशों को पता था कि वह उन्हें देख रही है, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह क्या कर रही है। फिर जब सूर्य ने अपना स्थान बदला और उसे छाया में ले गया, तो ब्लडबाथ स्पाइडर गायब हो गया, केवल एक प्रोफेसर के पीछे दिखाई दिया और एक चौथाई मोड़ लेने से पहले उसकी गर्दन के पीछे अपने जबड़े को रगड़ दिया और फिर से गायब हो गया। क्या हमने गलती से ब्लडबाथ स्पाइडर को शैडो स्टेप सिखा दिया? एक छात्र ने पूछा, जबकि शिक्षक भय से जड़वत खड़े थे। हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक है। मुझे खुशी है कि हम अभी प्रोफेसर फिंगर्स नहीं हैं। एक और दुष्ट ने सहमति जताई। वह पहले भी काफी डरावनी थी। क्या तुम्हें पता है कि वह पूरी तरह अंधेरे में देख सकती है, शोर से तुम्हारा पीछा कर सकती है, और उसने थर्मल इमेजिंग भी बना रखी है। उससे छिपना मूल रूप से असंभव है। अब वह छिपकर कदम रख सकती है, इसलिए वह कहीं भी प्रकट होकर हमला कर सकती है। ये तो बहुत ही घिनौना अन्याय है। उन लड़कों में से एक, जिसे राय ने कक्षा में शर्मिंदा किया था, ने कहा। राय, जो पास के एक पेड़ में छिपी हुई थी, ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि उसे खोजने में किसी को कितना समय लगेगा, अपने कौशल की प्रशंसा सुनकर खुश हो गई। यही वह सुनना चाहती थी। उसके नए कौशल को घृणित रूप से अनुचित कहा गया। यह एकदम सही था। यह तय करने के बाद वह शाम के लिए अपने स्थान पर लौट आए और अपने खोल को अनुकूलित करने पर काम किया ताकि वह एक उचित रॉयल रैंक ब्लडबाथ स्पाइडर बन सके। वह अपनी स्किनकेयर रूटीन को अनदेखा कर रही थी, लेकिन आज रात उसने सभी अच्छी चीजें निकाली थीं। उसके पास थोर के स्थान पर काय से बना एक स्क्रबर था, और रॉयल रैंक के खून से भरा एक स्नान मानव और विशालकाय दोनों। उसने कई पत्थरों को पीस लिया था जो उसके लिए फायदेमंद लग रहे थे और उसे अपने स्क्रबर में मिला दिया, और वह खुद की देखभाल के लिए एक लंबी रात के लिए तैयार थी। थोर ने उन्नति के इस तरीके को स्वीकार किया। उसका पूल आरामदायक था और उसे लगातार पवित्र ऊर्जा से भिगोता रहता था। वह अंततः रॉयल रैंक तक पहुंच जाएगा, उसे यकीन था। अभी के लिए वह अपनी सहनशक्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। हाल ही में हुई लड़ाइयां थका देने वाली थीं, एक समय में बहुत से लोगों को ढालने की कोशिश करते हुए, लड़ते हुए और अपने बचाव पर काम करते हुए, सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन सक्रिय था। आमतौर पर लाइटनिंग सेरोपैक में सभी की अपनी अपनी बाधाएं होती हैं, इसलिए उसे उन्हें सभी पर फैलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन काल ही ऐसा कर सकता था, और वह इसे उस तरह से नहीं बढ़ा सकता था जिस तरह से थोर कर सकता था। इसलिए यदि उसे इस बढ़ते समूह में अपना स्थान बनाए रखना था तो उसे अपनी सहनशक्ति पर काम करना होगा। थोर को सहज रूप से पता था कि नेता जितना मजबूत होगा, पैक उतना ही बड़ा होगा। इसलिए जब राय रॉयल रैंक पर पहुंच गई और बाकी सभी आगे बढ़ने लगे, तो मनुष्य अपने पैक के लिए और लोगों को लेकर आएंगे। जब झुंड छोटा था और कोई शक्तिशाली नेता नहीं था, तो उन्हें जितने ज्यादा लोग मिल सकते थे, उनकी जरूरत थी। फिर जब वे बड़े हुए, तो उन्होंने एक छोटा झुंड बनाया जिसकी वे रक्षा कर सकें।
लेकिन जैसे जैसे वे ज्यादा शक्तिशाली होने लगे, उन्होंने ज्यादा युवा सदस्यों को आकर्षित किया जिन्हें एक शक्तिशाली झुंड बनाने के लिए सुरक्षा की जरूरत थी। पैक विकास चक्र में यही वह बिंदु है जहां वे अब थे। एक बार जब वे रॉयल रैंक पर पहुंच गए, तो सभी को पता चल गया कि काल का पैक उनकी रक्षा कर सकता है, इसलिए वे उसके पास झुंड में आ गए। थोर के मन में यह बात अवश्यंभावी थी, और उसे केवल ये सुनिश्चित करना था कि वह उन सभी की रक्षा कर सके, क्योंकि वह पैक का रक्षक था। इससे थोर को आश्चर्य हुआ कि क्या वह दूसरे नंबर का कमांडर था। सेरो पैक में गार्डियन पैक लीडर के अलावा सबसे मजबूत योद्धा था, और वह कमजोर लोगों की रक्षा करता था, जबकि लीडर और बाकी मजबूत लड़ाके खतरों को भगाते थे। कुछ झुंड के जानवर बस भागकर जितने लोगों को बचा सकते थे बचा लेते थे, जबकि शिकारी कमजोर और युवा जानवरों को मार देते थे। लेकिन लाइटनिंग सेरो इस तरह से काम नहीं करता था। एक तो वे 1 या 2 दिन में टूटी हड्डियों को ठीक कर सकते थे, वे कई जानवरों की तरह अपंग करने वाली चोट नहीं थे। दूसरे, उनके सींग और पूंछ शक्तिशाली थे। अगर वे समूह में बचाव करते, तो वे भागने की तुलना में अपने ज्यादा लोगों को बचा सकते थे। अगर कोई लाइटनिंग सेरो बहुत बुरा और घायल हो गया है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता, और वे पैक को नीचे खींच रहे हैं, तो वे अगले हमले के दौरान हमले का नेतृत्व करेंगे। इस तरह वे आखिरी बार पैक की मदद कर सकते हैं, और शिकारी को वह मिल जाएगा जिसके लिए वह आया था, और वह बाकी को छोड़ देगा। केवल एक पागल शिकारी ही भोजन प्राप्त करने के बाद लड़ाई जारी रखता है। उसने नहीं सोचा था कि मनुष्य इस तरह से काम करते हैं। वह पहले ही कई बेकार मानव पैक सदस्यों और उपद्रवियों से मिल चुका था जिन्हें उनके पैक द्वारा शिकारियों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था। हॉक ने इस विषय पर अपनी राय देने पर विचार किया, लेकिन राय को देखना और नोट्स लेना बेहतर था, ताकि अगर वह कुछ ऐसा लेकर आए जो उसकी मदद कर सके। बहुत जल्द ही वह भी आगे बढ़ने वाला था, इसलिए उसे पहले से तैयारी करनी थी। पूरी शाम राय अपने स्नान में भीगी रही, समय समय पर टब की दीवारों पर खुद को रगड़ती रही, जिसे उसने पिसे हुए रत्नों और काई से ढक रखा था। वह अपनी चिटिन की बाहरी परत को चमका रही थी और अपने पैरों को तेज कर रही थी। यह एक रक्तबीज मकड़ी के लिए सामान्य रखरखाव था, और वह कुछ समय से इसे अनदेखा कर रही थी, लेकिन अब जब वह आगे बढ़ने वाली थी, तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना था। जब वह रॉयल रैंक के जानवर के रूप में अपनी पहली उपस्थिति बनाती है, तो वह अपनी सुंदरता को खराब नहीं कर सकती। वह पूल से खून खींच रही थी और उसे अपने मुंह में रख रही थी ताकि पोषक तत्व उसके गालों की झिल्लियों के माध्यम से सोख सके, उसमें से ऊर्जा और सार खींच सके। फिर बहाए गए खून को पूल के किनारे थूक रही थी ताकि उसे निगलना न पड़े और अधिक खाने से पेट फूलने का एहसास न हो। अवशोषित रक्त संचार धीरे धीरे उसके शरीर में ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा था, रक्तबीज मकड़ी की प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए, और जब काल सो रहा था, तो वह बहुत अच्छी प्रगति कर रही थी। उसका आकार नहीं बदल रहा था, वह पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, लेकिन उसके चिटिन का घनत्व आसमान छू रहा था, और उसके शरीर की ऊर्जा मुख्य रूप से हिल जायंट के खून के पहलुओं को ले रही थी जिसका उसने इस्तेमाल किया था। रॉयल रैंक के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे, उसके पास केवल एक फ्रॉस्ट जायंट और हिल जायंट से मिले खून के अलावा कई इंसानों का खून था। इंसानों में ज्यादा खून नहीं था, और फ्रॉस्ट जायंट का खून ठंडा और नीला था। यह बिल्कुल भी सुखद स्नान जैसा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया था। हालांकि ब्लडबाथ स्पाइडर के पास हिल जायंट की तुलना में काफी कम रक्त था, इसलिए नहाने के बाद भी उसके पास काफी रक्त बचा था, और उसने खुद को फिर से साफ कर लिया था ताकि वह दूसरों के सामने अपनी प्रगति प्रस्तुत कर सके। काल के मानसिक स्थान सोते समय अपनी शक्ति बदल रहे थे, तथा सभी स्थानों से एकत्रित ऊर्जा को राय के मानसिक स्थान में अपने आप फैला रहे थे, ताकि वह उस मानक के अनुकूल हो सके जिसकी अब राय के शरीर को आवश्यकता थी। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, काल इसे सुबह ही ठीक कर सकता था, और इससे उन सभी को यह विचार मिल रहा था कि उनकी अपनी उन्नति किस प्रकार होनी चाहिए। हॉक को पूरा यकीन था कि राय का विचार सही था। भले ही आप आगे बढ़ने के लिए आकर्षित महसूस करें, जैसा कि वह शुरू कर रहा था, आपको सीखने के लिए एक नया कौशल खोजने की आवश्यकता थी। उन्नति ने एक नई क्षमता सीखना बहुत आसान बना दिया, और वह इसे संयोग पर नहीं छोड़ना चाहता था। वह पदावनत कमांडर की फ्लेम गोलेम चीजें चाहता था, लेकिन पक्षियों के रूप में। यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। वह पहले से ही कई तरह के फायर बॉल बनाना जानता था, और राय गोलेम बना सकता था, जिस पर वह लगातार नजर रखता था। अगर वह उन्हें मिला दे, तो उसे फायरबर्ड मिल जाने चाहिए। लेकिन असल में आग की लपटों से गोलेम को बाहर निकालना मायावी साबित हो रहा था। उसे यह समझना चाहिए था, उसने ऐसा कई बार देखा था। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर रहा हो, वे पक्षियों के रूप में आसपास नहीं टिक रहे थे।
वह बहुत प्रभावी स्वलक्षित बम तो बना सकता था, लेकिन उचित गोलेम नहीं। इसलिए हॉक ने अपनी रणनीति बदल दी। अगर उसकी उग्र रचनाएं आसपास नहीं रहना चाहती थीं, तो उसे बस उन्हें मौजूद रहते हुए और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत थी। विचारों की तलाश में अभिजात वर्ग के चारों ओर उड़ने के बजाय वह तोपखाने की रेखाओं की ओर बढ़ गया, और इस बात के सुराग की तलाश में कि अधिक प्रभावी विस्फोट कैसे काम कर सकते हैं। आर्टिलरी ने बस इतना ही किया, यह उड़कर ऊपर आ गया और विस्फोट कर दिया। यही वह था जो वह अपने गोताखोर बमवर्षकों से चाहता था, इसलिए हॉक ने रात का अधिकांश समय उन्हें काम करते हुए देखने में बिताया। ये ज्यादातर बेकार साबित हुआ, क्योंकि तोपखाने के प्रोजेक्टाइल उसके फायर जितने प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन उसे इस बारे में कुछ जानकारी मिली कि अधिकतम प्रभाव के लिए गोताखोर बमवर्षकों को किस तरह विस्फोट करना चाहिए। जब राय का स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक खींचने का प्रयास कर रहा था, तो उसे यह एहसास हुआ कि उसके मन में कुछ गड़बड़ है, और इसी भावना ने भोर से पहले ही काल को जगा दिया। कुछ अन्य विकल्पों के साथ उसने ध्यान करना शुरू कर दिया, अपने मन के शून्य में लो पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि वह अपने शरीर में जितनी संभव हो उतनी ऊर्जा खींच सके और इसे राय को खिला सके। जब वह बाहर से ऊर्जा खींच रहा था, तो वैम्पायरिक ब्लेड अपनी संग्रहित ऊर्जा का कुछ हिस्सा दान कर रहा था, हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा पिछले कुछ दिनों के दौरान स्थानों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका था। बदलता हुआ पशु स्थान खुशी खुशी वह सब कुछ खींच रहा था जो काल उसे दे सकता था, और रे का सोया हुआ रूप काली ऊर्जा से झिलमिलाने लगा था, क्योंकि उसकी प्रगति पूरी हो गई थी और उसने अपने द्वारा अवशोषित की गई शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया था। सामान्यतः वह अपनी उन्नति के बाद कुछ दिनों तक भोजन के कारण कोमा में रहती, लेकिन काल की सहायता से वह सूर्य के पूरी तरह से क्षितिज पर आने से पहले ही हिलने डुलने लगी थी। तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है, रे? काल ने पूछा। जैसे ही मकड़ी इधर उधर घूमने लगी, उसने अपना जाल हिलाना शुरू कर दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ वही है जहां उसने छोड़ा था। क्या आपको पता है कि हिल जायंट्स अपनी पोर्टेबल छाया बना सकते हैं? उसने जवाब दिया। काल ने एक क्षण के लिए इस बारे में सोचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। जब वे जाग जाएंगे तो मैं सबको दिखा दूंगी। आज सुबह हमारी लाइन पर शिफ्ट है ना? राय ने पूछा। हाँ, नाश्ते के ठीक बाद। मुझे यकीन है कि वे सभी आपकी नई क्षमताओं को देखकर बहुत उत्साहित होंगे। उन्नति के लिए बधाई। तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया, राय ने मुंह बनाते हुए कहा। इसने मुझे जगाया ताकि मैं ऊर्जा जोड़ सकूं, इसके बजाय कि प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको कई दिनों तक सोने दिया, काल ने समझाया। राय ने सिर हिलाया। कई दिनों तक सोना ठीक नहीं रहेगा। अगर कुछ हो गया तो मैं दिखावा करने का मौका चूक जाऊंगी। लेकिन वह हिल जायंट खून एक शानदार स्नान था। हमें एक मोनाक रैंक हिल जायंट को ढूंढना चाहिए ताकि मैं एक और बेहतर स्नान कर सकूं। मैंने उस तरह से आगे बढ़ने से कई तरह की चीजें सीखी। काल को आश्चर्य हुआ कि रक्त में स्नान करके आप कितना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसके नाम को देखते हुए वास्तव में उसके और नए कौशल हासिल करने की उसकी क्षमता के बीच कुछ संबंध हो सकता है। काल सबसे पहले उठे, इसलिए उन्होंने अपने कमांडर रैंक के सूट को पहन लिया, जिसके नीचे उन्होंने नया कवच पहन रखा था। फिर वे सुबह की कॉफी बनाने के लिए चले गए और लिविंग रूम में दूसरों का इंतजार करने लगे। सबसे पहले डॉग और मोर्गाना उठे, जो कमरे में प्रवेश करते ही काल को देखने के लिए रुक गए। अभी भी काउंटर पर बहुत सारा ताजा बर्तन है। उन्होंने सुबह जल्दी उठने वालों का अभिवादन किया। आज सुबह तुम्हारे बारे में कुछ गड़बड़ है, डॉग ने कहा। मोर्गाना ने काल का निरीक्षण किया, और जब वह ये नहीं समझ पाई कि वह क्या देख रहा है, तो उसने डॉग को संदेह भरी नजर से देखा। डॉग ने 2 कॉफी बनाई और एक को मोर्गाना को दे दिया और फिर सिगरेट जलाई। क्या तुम्हें पता चल गया है कि यह क्या है? क्या तुम्हें ये बात परेशान कर रही है कि तुम नहीं जानती? उसने पूछा। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें मेरा परेशान चेहरा पसंद आया। मैं जल्द ही इसका पता लगा लूंगा। कुछ तो है, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि उसकी मौजूदगी में क्या बदलाव आया है। वह अभी भी कमांडर है, इसलिए यह कोई उन्नति नहीं है, मोर्गाना ने कॉफी पीते हुए जवाब दिया। एक एक करके अन्य लोग अंदर आ गए, और जब उन्होंने पूछना चाहा कि क्या हो रहा है, तो डॉग ने उन्हें चुप करा दिया। लेकिन उसने उन सभी को रसोई में तैयार हो रहे कॉफी के बर्तन की ओर निर्देशित किया, जो लगभग खाली हो चुके कॉफी के बर्तन की जगह ले लिया। अंततः लोट्स इसे और सहन नहीं कर सका। क्या हम बस इसके लिए इंतजार करेंगे, या मैं उन्हें अभी बता सकती हूँ? उसने विनती की। ठीक है, आप उन्हें बता सकते हैं। हमने अपना मजा ले लिया है। लोट्स ने समूह की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा कि वह उन कुछ लोगों में से एक है जो वास्तव में बता सकती है कि क्या हुआ था।
उसके पास रॉयल रैंक आक्रामक अनुकूलन सक्रिय है। राय आगे बढ़ गई है ना? इसका मतलब है कि राय आगे बढ़ गई है, उसे आगे बढ़ना ही है। क्या अब हम उसे देख सकते हैं? क्या वह बड़ी हो गई है? क्या वह चमकदार है? छोटे पादरी ने बड़बड़ाते हुए कहा। काल ने हाई फाइव के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। पहली कोशिश में ही सही। लेकिन वह अभी भी उसी आकार की है, और मुझे यकीन नहीं है कि आप क्यों सोच रहे हैं कि वह चमकदार हो गई है। लेकिन उसने अपने कवच को अच्छी तरह से संवारने का काम किया है, इसलिए उसका फर बेदाग हालत में है, और उसके पैर अतिरिक्त रक्तिम लाल हैं। मैं लाइन पर अपना भव्य खुलासा करना चाहता हूँ, राय ने उसे सूचित किया। राय का कहना है कि वह सबको एक बार में दिखाना चाहती है, इसलिए वह हमारी शिफ्ट शुरू होने तक बाहर नहीं आएगी। इस तरह हर कोई देख सकता है कि एक पूर्ण विकसित ब्लडबैथ स्पाइडर कितना शानदार हो सकता है। डॉग हंसा। ठीक है, कम से कम जब वह आगे बढ़ी तो उसने अपनी नाटकीयता की भावना नहीं खोई। ये शर्म की बात होती अगर राय सिर्फ इसलिए उबाऊ और गंभीर हो जाती क्योंकि वह उस समय अकेली रॉयल रैंक थी। बॉब ने खुशी से कहा। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि वह भी उसी आकार की है। मुझे विशालकाय मकड़ी के उस स्तर की आदत हो गई है, मुझे यकीन नहीं है कि मेरा दिल इससे भी बड़े संस्करण को स्वीकार कर पाएगा। उस सुबह उन्होंने किले में ही भोजन करने का निर्णय लिया और मौलवियों को उनके लिए खाना बनाने दिया, ताकि जब वे लाइन में लगे और राय को बाहर लाएं तो वे दूसरों को आश्चर्यचकित कर सकें। हर कोई जानता था कि लोट्स रहस्य रखने के लिए नहीं बनी है, और अगर उसे पूरे नाश्ते में बैठना पड़े तो वह सब कुछ उगल देगी। इसलिए वे अपनी शिफ्ट के लिए लाइन में लगने के लिए समय पर ही निकल गए, तथा उन्होंने अपने पहुंचने तक तेज बुद्धि वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचने की पूरी कोशिश की। आक्रामक अनुकूलन एक निष्क्रिय कौशल था जिसे राय ने काल के साथ साझा किया था, और वह वास्तव में इसे बंद नहीं कर सकता था। लेकिन इसका मतलब यह था कि यह स्पष्ट था कि उसके पास रॉयल रैंक कौशल था जो उसके आसपास था और ध्यान दे रहा था। जैसे ही वे लाइन के पास पहुंचे, सभी के सिर घूम गए, लेकिन काल ने कुछ नहीं कहा और वह अपने स्थान पर चला गया तथा ड्यूटी पर तैनात टीम को मुक्त कर दिया, जो वास्तव में वहां से नहीं गए, बल्कि वे बस थोड़ा पीछे हट गए ताकि वह अपना स्थान ले सके। जब वे अपनी स्थिति में आ गए और पूरी लाइन उन्हें देख रही थी, तभी काल ने राय को बुलाया ताकि सभी उसकी सुंदरता और महिमा की प्रशंसा करें। जैसे ही वह प्रकट हुई, पूरी लाइन शांत हो गई, और फिर रेडियो का कमांड चैनल घबराई हुई टिप्पणियों से गूंज उठा। शाही रैंक के खतरे पर किसकी नजर है? कोई खतरा नहीं पाया गया। स्कोप पर कुछ नहीं। अरे, ये तो बहुत करीब होगा, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। दायां किनारा, क्या तुम इसे देख रहे हो? दाहिने किनारे से कोई खतरा आने की सूचना नहीं है। यहाँ एक रॉयल रैंक जानवर है, हम सभी इसे महसूस कर सकते हैं। इसे कॉपी करें। रॉयल रैंक बीस्ट का पता लगा लिया गया है। वर्तमान में मौलवियों के साथ किकबॉल खेल रहा हूँ। हे भगवान, धिक्कार है काल। रेडियो पर भ्रम की बेतुकी स्थिति ने तनाव को तोड़ दिया, और दाईं ओर खड़े सभी लोग राय को लूट्स और डक के साथ खेलते हुए देखने लगे। काल देख सकता था कि शिक्षक उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, और उसे डांटने पर आमादा थे कि उसने उन्हें यह नहीं बताया कि वह आगे बढ़ चुका है। लेकिन मजाक उन पर था, वह अभी तक आगे नहीं बढ़ा था। केवल राय ही आगे बढ़ा था। क्या तुम्हें लाइनों पर अराजकता पैदा करने में मजा आता है? योद्धा वर्ग के शिक्षकों में से एक चिल्ला रहा था जब वह उस स्थान के पास पहुंचा जहां राय प्रकृति पादरियों के साथ खेल रहा था। ब्लडबैथ स्पाइडर ने जोर से सिर हिलाया और छात्र जोर से हंसने लगे। वह उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन राय को अपनी शरारत पर इतना गर्व था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे कहे कि उन्हें कम से कम जिम्मेदार लोगों को तो चेतावनी दे देनी चाहिए थी। शिक्षक के निर्णय लेने के लिए एकत्रित हुए कि वास्तविक स्थिति क्या है तथा क्या काल को रॉयल रैंक माना जा सकता है, जिसके लिए सरकार को सूचित करना आवश्यक होगा, क्योंकि उसे अधिक शक्तिशाली टीम का नेतृत्व करने के लिए पुनः नियुक्त किया जाना होगा, या रॉयल रैंक और उच्चतर लड़ाकों की किसी अन्य टीम में शामिल होना होगा। पिछले हमले का सामना करने वाली स्ट्राइक टीम के अधिकांश लोग भाग कर आए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं यहाँ वास्तव में रॉयल रैंक का खतरा तो नहीं है, और काल देख सकता था कि उनमें से अधिकांश ये देखकर खुश थे कि वास्तव में केवल राय ही थी। उन सभी को संदेह था कि वो पिछली लड़ाई के दौरान रॉयल रैंक के आधे रास्ते पर थी, और उसके कुछ कौशल पहले से ही उन्नत थे, लेकिन अब उनके पास स्पष्ट सबूत थे कि काल की टीम में एक रॉयल रैंक राक्षस था। लेकिन यही समस्या थी, कुलीन वर्ग को उनकी अपनी शक्ति से मापा जाता था। राय रॉयल रैंक की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि काल भी रॉयल रैंक का था, जब तक कि वह उस पर निर्भर हुए बिना उस स्तर की शक्ति का प्रयोग न कर सके। आप अकादमी की इस उन्नति की घोषणा कब करने की योजना बना रहे थे?
काल के पहले प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही एक प्रोफेसर ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। मुझे लगा कि हमने पूरी अकादमी को एक साथ इसकी घोषणा कर दी है। मेरा मतलब है, हर कोई जानता है, तो मिशन पूरा हो गया, है ना? डॉग और लोट्स ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि डाना ने मोगाना की ओर देखा। मुझे फिर से याद दिलाए, वो क्या था जिसने आपको छात्र सलाहकार बनने के लिए प्रेरित किया? डायन डॉक्टर ने आह भरी। मुझे याद नहीं कि मेरे साल के छात्र इतने समस्याग्रस्त थे। वे एक तरह के बेवकूफ थे और गुड बनाना पसंद करते थे, लेकिन मुझे निश्चित रूप से याद नहीं है कि हमने शिक्षकों को इतना सिरदर्द दिया हो। टैंक ने राय और काल के बीच बारी बारी से देखा। ऐसा लगता है कि आपके पास कम से कम उसका एक कौशल है। क्या उसके आगे बढ़ने के साथ ही आपको उनमें से किसी और कौशल तक पहुंच मिली? यह एक बेहतरीन सवाल था। स्थिति, नाम, राय, प्रजाति, ब्लडबाथ स्पाइडर, रैंक, रॉयल, साझा कौशल, आक्रामक अनुकूलन, लेसरेट, पृथ्वी शील्ड। रे, आपने पृथ्वी शील्ड कब सीखा? काल ने चौंकते हुए जोर से पूछा। इसे देखें। रे ने स्वयं को पत्थर के एक गुंबद में ढक लिया, फिर अचानक टैंक के ठीक पीछे प्रकट हुई। उसके जबड़े उसके सिर के ऊपर टिके हुए थे। अरे, मुझे पता था कि छात्र सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे थे। उसने छाया कदम रखना सीखा, और उसने कदम रखने के लिए अपनी छाया बनाना भी सीखा। दुष्ट वर्ग के एक प्रोफेसर ने गाली दी। इलाके में मौजूद दूसरा बदमाश हंसा। ओह, यह अनमोल है। मुझे नहीं पता था कि उसने अपनी परछाई बनाना सीख लिया है। मैं कल क्लास में पढ़ा रहा था जब वो पहली बार गायब हो गई। वो ट्रेनिंग ग्राउंड के किनारे से पेड़ों पर चली गई। उसने मुझे देखा। ओह, वो अच्छा है। मुझे तो बिल्कुल लगा कि उसने ध्यान नहीं दिया। रे ने काल को बताया, फिर गायब हो गई और अपने पत्थर के गुंबद के ऊपर खड़ी होकर फिर से प्रकट हुई। टैंक ने अपनी थोड़ी पर उंगलियां थपथपाई। क्या कोई इस तरह से समझा सकता है कि एक बरसकर समझ सके कि रे पृथ्वी जादू का उपयोग क्यों कर रहा है? गायब होने की क्रिया समझ में आती है, लेकिन वह नहीं। काल ने उस विशालकाय व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया। उसकी उन्नति प्रक्रिया में उसके शरीर के माध्यम से बहुत सारे उच्च रैंक वाले रक्त का चक्रण शामिल है। एक शाब्दिक रक्तपात। उसने हिल जायंट रक्त का उपयोग किया, और वे सभी पृथ्वी जादू का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए उसने अपनी उन्नति के दौरान उनसे एक क्षमता प्राप्त की। अगर उसने कुछ और इस्तेमाल किया होता, तो यह एक अलग क्षमता होती। तो उसने पत्थर की ढाल बनाना सीख लिया है। रक्षात्मक क्षमता के रूप में ये प्रभावशाली है, लेकिन वह एक हत्यारे प्रकार की हमलावर है। योद्धाओं में से एक ने उलझन में पूछा। राय ने उस पर एक पत्थर फेंका। काल हंसा। मुझे अर्थशील तक पहुंच मिल गई, लेकिन वह इसका और बोल्ड टॉस का इस्तेमाल कर सकती है। यह उसकी अन्य क्षमताओं के साथ किस प्रकार मेल खाता है? टैंक ने पूछा, हालांकि उसे यह समझ में नहीं आया कि यह क्षमता उसके लिए किस प्रकार प्रासंगिक है। रे ने हवा में एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे दूर फेंक दिया। जब वो 100 मीटर दूर था, तो वो उसके नीचे दिखाई दी। अपनी गतिशीलता क्षमताओं के लिए पोर्टेबल शेड। इसके अलावा उसके पास पहले एक भाला क्षमता थी जिसका इस्तेमाल वो कम दूरी पर लेसरेट लगाने के लिए करती थी। अब वो लोगों पर बड़ी चीजें फेंक सकती है। यह शायद तेज न हो, लेकिन मुझे यकीन है कि इससे उन्हें खून बहेगा, काल ने अनुमान लगाया। और अब मैं क्रशिंग ब्लो का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरे लिए बस यही बोनस है, राय ने अपने गुंबद में वापस आते हुए कहा। पोस्टों को तोड़ते हुए थोर ने श्रद्धापूर्वक कहा, अपने स्थान से गुंबद की ओर देखते हुए। मैं अपनी शिफ्ट के बाद आपके लिए कुछ बनाऊंगा। काल सहमत हो गया। आपको क्या लगता है कि उसकी क्षति कितनी बढ़ गई है? टैंक ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने उसे युद्ध में बहुत करीब से देखा था, और 2 दिन पहले ही उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वह क्या कर सकती है। इसलिए वो यह आंकलन करने वाले सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक थे कि उसकी प्रगति से उसमें कितना सुधार हुआ है। क्या हमारे पास कोई उच्च कमांडर रैंक बैरियर जादूगर है? काल ने पूछा। एक शिक्षक ने आगे बढ़कर विद्यार्थियों के सामने जादू की एक ठोस दीवार खड़ी कर दी। राय, यदि आप कृपया एक बार उस पर चाकू मार दें, काल ने अनुरोध किया। राय इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि आधे छात्र उसके छिपे हुए रूप का अनुसरण भी नहीं कर सके, और जब उसका पत्थर से ढका पैर आगे बढ़ा तो बैरियर टूट गया। कोई प्रतिरोध भी नहीं था। बैरियर बस पहली टक्कर में ही टूट गया। शिक्षक बस उस जगह को देखता रहा जहां उसका अवरोध हुआ करता था। यह इतना भी नहीं टिका था कि राय की प्रगति को धीमा कर सके। यह वह अवरोध था जिस पर वे पहाड़ी दिग्गजों के हमलों से बचाव के लिए निर्भर थे, और जबकि इसे दूसरों द्वारा समर्थित किया गया था, लेकिन जब से वे यहां आए थे, तब से यह अक्सर नहीं गिरा था। शिक्षक ने अपना सिर हिलाया, अपने विचार स्पष्ट करते हुए। ये रॉयल रैंक का कम नुकसान नहीं है।
मैं अनुमान लगा रहा हूं कि काल के पास अपने जानवरों पर कई निष्क्रिय बफ सक्रिय है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह रॉयल रैंक के लिए न्यूनतम मानक से थोड़ा अधिक है, उन्होंने समझाया। काल ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसी कई क्षमताएं हैं जो उन पर हमेशा सक्रिय रहती हैं, लेकिन मैं अभी भी उनकी गति और क्षति को थोड़ा और बढ़ा सकता हूं। टैंक ने मन ही मन गणित करते हुए धीरे से पलकें झपकाई। क्या ये सब गोलम्स पर भी लागू होता है? हाँ, लेकिन वे पहले से ही आगे थे, इसलिए वे शायद राय की तरह बड़ी छलांग नहीं लगा पाए होंगे। अब जब वह अपने गोलेम की रैंक तक पहुंच गई है, तो हमें उन्हें मोनार्क रैंक तक आगे बढ़ाने के लिए कौशल का इंतजार करना होगा, इससे पहले कि वे फिर से उससे बहुत आगे निकल जाएं, काल ने समझाया। कुछ छात्र इस विचार से कांप उठे। रॉयल रैंक उनमें से अधिकांश के लिए एक सपना था। मोनार्क रैंक गोलेम ऐसी चीज थी जिसके बारे में उन्होंने डरावनी फिल्में बनाई थी। वैसे वे आमतौर पर डरावनी चीजों के बारे में डरावनी फिल्में नहीं बनाते थे। ज्यादातर फिल्मों में ऐसी धमकियां दिखाई जाती थीं जो ज्यादा प्रासंगिक होती थी, लेकिन विचार वही था। बाकी सभी अपने स्थानों पर आराम कर रहे थे, जबकि काल ऊर्जा फोकस को फिर से बनाने के लिए काम कर रहा था, जो राय की उन्नति से कम हो गया था। यह अपेक्षा से अधिक समय ले रहा था, क्योंकि ऊर्जा बाहर निकलती रही, क्योंकि स्थान राय के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कम नहीं हो रहा था। ये पहले से ही उनकी तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा स्तर पर था, इसलिए ऊर्जा स्थानांतरण से अंतरिक्ष में ही प्रवाहित होती रही, ठीक वैसे ही जैसे काल द्वारा ऊर्जा केंद्र बिंदुओं के निर्माण से पहले शुरू में हुआ था। ठीक है, अगर कोई हमला होता है तो मैं कह सकता हूं कि यह फ्लैंक अब उसे पीछे हटाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी कमांडर काल की आसन्न उन्नति के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम पहले से ही तय समय से बहुत पहले ही आगे बढ़ने के संकेत दे रही है। मुझे बताओ, क्या इसका कोई रहस्य है? कोई छिपा हुआ कौशल, कोई उपहार जो तुम्हें दिया गया था? बाधा जादूगर प्रोफेसर ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए, जबकि टेसा ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। कुछ भी ठोस नहीं। दैवज्ञों ने कहा कि जब हम साथ रहे तो हमें विश्व ड्रैगन का सौभाग्य मिला, इसलिए हमने एक साल टीम के रूप में काम करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तब से चीजें अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं और हमारे लिए लगातार खतरनाक होती जा रही है। शिक्षक ने समझ में सिर हिलाया। दैवज्ञों के पास हम सभी के साथ खिलवाड़ करने का एक तरीका है, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि इससे आपकी मदद होगी, तो ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन मैं शपथ ले सकता हूं कि आपके समूह में एक अप्रमाणित उच्च पुजारिन है। यह अंतिम टिप्पणी सीधे टेसा पर निर्देशित थी, जिसने मुस्कुराकर कुछ भी पुष्टि या खंडन नहीं किया। छात्र ये देखने के लिए थोड़े ज्यादा उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। हिल जायंट्स के पास उन पर हमला करने के लिए ज्यादा रॉयल रैंक जायंट्स थे, लेकिन ज्यादातर समय वे लाइन के सबसे खतरनाक स्थानों से बचते थे और मानव रक्षा में कमजोर स्थानों पर हमला करते थे। अब जब यहाँ एक रॉयल रैंक डिफेंडर था, तो क्या उन्हें हमलों के बीच और भी ज्यादा दिन की छुट्टी मिलेगी? ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ज्यादा मांग थी, लेकिन आज किसी हमले का कोई संकेत नहीं था, इसलिए शायद उन्हें इतनी राहत मिल गई थी कि वे दीवारें गिराए जाने के दौरान हुई नींद की कमी से उबर सके। जादूगर वर्ग के शिक्षक ने काल की ओर रुख किया। क्या तुम मुझे वो पृथ्वी अवरोध दिखा सकते हो जिसके बारे में तुमने कहा था कि तुमने राय से प्राप्त किया है? मैं देखना चाहता हूं कि यह कितना मजबूत है। काल ने पत्थर की एक दीवार खड़ी कर दी, उसे लाइन के सामने रख दिया ताकि जादूगर उस पर अपनी मर्जी से हमला कर सके। यह उतना मजबूत नहीं था जितना वह बना सकता था, 80% शक्ति के करीब, जो उसकी क्षमताओं पर दबाव नहीं डालता। लेकिन जब जादूगरों ने जादू करना शुरू किया, तो उनके मंत्र केवल पत्थर में चिप्स बना रहे थे, बाधा के टूटने से पहले दर्जनों बार इसे काट रहे थे। ये सचमुच प्रभावशाली है। इसे सक्रिय रखने के लिए आप इसमें कितनी ऊर्जा जोड़ रहे थे? शिक्षक ने पूछा। कोई नहीं, मैंने इसे बस बनाया और वहीं छोड़ दिया। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें ऊर्जा डाल सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं जलानी चाहिए, नहीं तो ये सब दिखावा मुसीबत में पड़ सकता है, काल ने समझाया। ठीक है, अगर आप बिना सक्रिय रूप से उन्हें खिलाए इस तरह की बाधाएं बना सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके समूह को इस समय डरने की कोई जरूरत है। क्या आप उन्हें किसी के चारों ओर कवच परत के रूप में बना सकते हैं? काल ने टैंक पर जादू डाला, जो एक पल के लिए लचीला और संघर्ष करता रहा, फिर उग्र हो गया और पत्थर को उड़ा दिया। मैं इसे हाँ के रूप में लूंगा, लेकिन नहीं के रूप में भी। यह निश्चित रूप से कोई पृथ्वी कवच मंत्र नहीं है, ये सिर्फ एक स्थिर अवरोध है। जादूगर हंसा। हालांकि काल के दिमाग में एक विचार आया। उसने पत्थर से एक ढाल बनाई और उसे टेसा को थमा दिया, फिर उसके कवच पर उसकी बांह फिट करने के लिए पीछे के स्लॉट को समायोजित किया। अगर मैं सही हूं तो जादुई पत्थर की बाधा का वजन कुछ भी नहीं होता है, काल ने समझाया। टेसा ने सिर हिलाया।
मैं इसे अपनी बाह पर महसूस कर सकती हूँ, लेकिन इसका वजन 1/4 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं इसे युद्ध में ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही होती तो यह वास्तव में हाथ की थकान को कम कर देता, और यह नवीकरणीय है, इसलिए मुझे अपने गियर की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर कोई अवरोध नहीं बनाना पड़ता। या काल जब भी मौका मिले उसे उसकी ढाल पर डाल सकता था, ताकि चाहे जो भी हो उसके हाथ में ढाल बनी रहे। बॉब भी यही सोच रहा था, क्योंकि वो एक रक्षात्मक योद्धा था और उसकी ढाल पर इतनी टिकाऊ परत होने से उसे गार्ड पर बहुत सारा मैना बचाने में मदद मिलेगी, जो कि उच्च रैंक कौशल की तुलना में उतना कुशल मैना नहीं था। जैसा कि हर कोई बता सकता था, पृथ्वी शील्ड एक टियर 2 क्षमता थी, जिसमें एक स्वाभाविक रॉयल रैंक कौशल होने का अतिरिक्त लाभ था, जिसमें मैना दक्षता और स्थायित्व भी था। ये रॉयल रैंक पर इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य टियर 1 क्षमता से कहीं बेहतर थी, क्योंकि अधिकांश अभिजात वर्ग ऐसा करते हैं जब तक कि वे इसका उन्नत संस्करण नहीं सीख लेते। हमें इसे टीम की रणनीति में शामिल करना होगा। शायद आप थोर के लिए एक नया हेलमेट भी बना सकते हैं, ताकि उसे लोगों को सिर पर मारने के लिए अपनी लाइटनिंग को जोखिम में न डालना पड़े, बॉब ने सुझाव दिया। थोर को ये बात बहुत अच्छी लगी। सभी को अच्छी टोपी पसंद होती है। बॉब के पास बहुत अच्छी टोपी थी, उस पर सुंदर लंबे सींग भी थे। थोर के दिमाग में उसे एक विशेषज्ञ होना चाहिए था। शिफ्ट शांत थी, कोई हमलावर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही काल और उसकी टीम लाइन से बाहर निकली, चीजें अस्त व्यस्त होने लगी। हर शिक्षक जानना चाहता था कि क्या और भी जादू की किताबें हैं जो काल उनके लिए लिख सकता है, या क्या वह राय द्वारा सीखे गए कौशल को सीधे दूसरे छात्रों को सिखा सकता है, जिस तरह से अकादमी के शिक्षक बुनियादी बातों के लिए करते थे। काल ने अर्थ शील्ड के लिए स्किल बुक विवरण की जांच की और भौहें सिकोड़ी। अर्थ शील्ड की पुस्तक राक्षस विशाल अर्थ एलिमेंट प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोग योग्य कमांडर रैंक या उससे उच्चतर पर एक अर्थ एलिमेंट रत्न की आवश्यकता है, जिसे पाउडर गोल्ड और कमांडर रैंक या उच्चतर हिल जायंट ब्लड के साथ मिलाया गया हो। यह उससे कहीं ज्यादा विस्तृत जानकारी थी जो उसे पहले कभी इस क्षमता से मिली थी, लेकिन किताब में ऐसा लग रहा था कि यह कहीं ज्यादा प्रतिबंधात्मक भी थी। या शायद ऐसा नहीं था क्योंकि उसे रिफ्रेशिंग लाइटनिंग की किताब पर प्रतिबंधों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उन तीनों कीमत की जरूरत होने के कारण यह अनिवार्य रूप से राय तक सीमित हो गया, जो एक विशाल राक्षस थी। और जब वो हिल जायंट ब्लड का उपयोग करके रॉयल रैंक पर आगे बढ़ी तो उसने पृथ्वी तत्व प्राप्त कर लिया था। मैं इसे बना सकता हूं अगर हमारे पास कमांडर रैंक अर्थ एलिमेंट जेम का पाउडर हो और कमांडर रैंक हिल जायंट ब्लड के साथ मिलाने के लिए पाउडर वाला सोना हो, जो मेरे पास रिजर्व में है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल वे ही कर सकते हैं जो अर्थ एलिमेंट वाले विशाल राक्षस है, काल ने समझाया। टैंक के पीछे से किसी ने गाली देना शुरू कर दिया और काल ने स्पष्ट रूप से ये शब्द सुने कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, और उसके बाद वो व्यक्ति भाग गया। ठीक है, इससे हमें वो उत्तर मिल गया जिसकी हमें आवश्यकता थी। आप पुस्तक को तब तक के लिए रोक सकते हैं जब तक आपके पास वास्तव में करने के लिए कुछ बेहतर ना हो, लेकिन अगर आपके समूह के अन्य सदस्य हैं जो इसका उपयोग कर सकते हैं, तो हम आपको आपूर्ति प्रदान कर सकते हैं, बड़े बर्स्कर ने सुझाव दिया। सबसे करीब ओफेलिया होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे विशालकाय माना जाएगा या नहीं, या उसके पास पृथ्वी तत्व कौशल है या नहीं। पृथ्वी तत्व पहलू तो बहुत दूर की बात है, काल ने आह भरी। ओफेलिया ने अपना सिर हिलाया। मैं एक वेबिया के लिए औसत आकार की हूँ, और यह एक प्रकृति तत्व परिवर्तन है, न कि पृथ्वी तत्व। उस पुस्तक का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या वास्तव में सीमित होगी। मेरा अनुमान है कि थोर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, और सरीसृप मानकों के अनुसार उसे एक विशालकाय राक्षस माना जाता है। वो पृथ्वी से ज्यादा बिजली और पवित्र तत्व है। यह अफसोस की बात है कि वे अभी और कौशल साझा नहीं कर पाएंगे, लेकिन भविष्य में काल को निश्चित रूप से शिलालेखवादियों को एक प्रति दान करनी होगी। अगर किसी और को उसकी कक्षा मिल जाती है तो उनके लिए कुछ शुरू करना बहुत बढ़िया होगा, यहाँ तक कि कुछ कौशल जो जानवरों के लिए अनुकूलित हैं, ताकि वे सही रास्ते पर शुरू कर सकें। पंक्ति में खड़े छात्र भोजन के लिए बैठ गए और अध्यापक काल से बात करने के लिए आने लगे। सबके मन में एक ही विचार था, अकादमी को रॉयल रैंक का छात्र मिलने में कितना समय लगेगा? सरकार ने केवल एस्केंडेड और कमांडर रैंक के छात्रों और शिक्षकों को हिल जायंट सीमा पर आने का आदेश दिया था, इसलिए इस बात की संभावना थी कि जैसे ही यह बात फैलेगी कोई उसे चुराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन साथ ही यह भी एक कारक था कि कुछ समय के लिए उनकी लाइनों पर रॉयल रैंक डिफेंडर को रखा जा सकता है। इससे सभी को इतनी मानसिक शांति मिलेगी कि वे शिफ्ट के बीच में ठीक से सोना शुरू कर सकते हैं। बहुत से छात्र नींद की कमी के कारण अत्यधिक थके हुए और परेशान थे,
लेकिन वे इतने घबराए हुए थे कि किसी भी क्षण हमला होने की आशंका के कारण गहरी नींद में नहीं सो सके। भले ही वे ड्यूटी पर ना हो, रॉयल रैंक की आभा ने आरोही रैंक के कई छात्रों को परेशान कर दिया, इसलिए काल ने डाइनिंग हॉल में ज्यादा देर तक नहीं रुका। इसके बजाय वो शिक्षकों को कक्षा के एक टेंट में ले गया, जहां वे अपने दिल की बात पूछ सकते थे। चलो महत्वपूर्ण विषयों से शुरू करते हैं। अपनी नई क्षमताओं के साथ युद्ध में राय की भूमिका किस तरह बदलेगी? प्रोफेसरों में से एक, जिसकी आवाज काल ने रेडियो पर जोन कमांडर के रूप में पहचानी, ने पूछा। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हमारे पास कुछ अतिरिक्त रक्षात्मक शक्ति होगी और रे के पास ज्यादा दूरी से हमला करने की क्षमता होगी, लेकिन उसका प्राथमिक कर्तव्य आमतौर पर कास्टरों की रक्षा करना होता है, जबकि उसके गोलेम लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर उसे बचाव के लिए दबाव नहीं डाला जाता है, तो वह टीम को ज्यादा फायर सपोर्ट दे पाएगी, लेकिन उसकी जरूरी भूमिका नहीं बदली है, काल ने समझाया। क्या आपकी टीम को नए अर्थ शील्ड्स के साथ ठीक से काम करने के लिए रणनीति बदलने की आवश्यकता होगी? अधिकांश समय नहीं। हम राय को आक्रमण करने के लिए अंतराल के साथ अवरोध बनाने के लिए कह सकते हैं, जबकि वे शत्रुओं से सुरक्षित भी रहते हैं। या यदि हम किसी बड़ी लड़ाई में उनके लिए ढाल दीवार बनाने जा रहे हैं, तो वह इसे वास्तविक ढाल के रूप में प्रदान कर सकती है। जोन कमांडर ने जल्दी से एक नोट बनाया और सिर हिलाया। तो आप उसे पोर्टेबल ढाल या ऊपर से हमलों को रोकने के लिए छत के साथ एक सरल संरचना बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये काम करना चाहिए, और यह जादूगरों को लड़ाई के दौरान पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखेगा। लोट्स ने हंसते हुए कहा, इससे सनबर्न भी कम होगा। बॉब ने सिर हिलाया। उसकी बात सही है, वे छाया में लड़ सकते हैं। शायद हम राय से उनके लिए कुछ बेंच बनवा सकते हैं, ताकि वे बैठकर आराम कर सकें और अपने मंत्रों का इस्तेमाल कर सकें। कुछ जादूगर हंसे, जबकि अन्य ने बस अपनी आंखें घुमाईं। क्या आप पीछे बैठे जादूगरों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, जो छाया में आराम से बैठे हैं और सहायता के लिए मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं? मोगाना ने पूछा। बिल्कुल नहीं। अभी आपके पास न तो कुर्सियां हैं और न ही छाया, लेकिन अगर आपके पास होती। नहीं, ये काम नहीं करेगा, है ना? आपको कास्ट करते समय इशारे और हरकतें करनी पड़ती हैं। यह उन आरामदायक झूलती कुर्सियों में से किसी एक पर बैठकर उतना प्रभावी नहीं होगा। बॉब को एहसास हुआ। डॉग ने कंधे उचका दिए। हालांकि झूलती कुर्सियां अन्य गतिविधियों के लिए बढ़िया रहेंगी। स्टेशन बदलने से पहले मुझे राय से उनमें से एक कुर्सियां लेने के लिए कहना होगा। तो हम आपके समूह से भी ऐसी ही रणनीति की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त रक्षात्मक क्षमता और अधिक आक्रमण शक्ति के साथ। यह अद्भुत है। क्या इस बात का कोई संकेत है कि अन्य कब आगे बढ़ सकते हैं? जोन कमांडर ने उन्हें विषय पर वापस लाते हुए पूछा। ये जल्द ही हो जाना चाहिए, संभवतः 1 महीने के भीतर। यह अगले कुछ दिनों में भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास निश्चित रूप से कहने के लिए अनुभव नहीं है। काल ने कंधे उचका दिए। शाम के लिए ये काफी है। हम कल आपकी शिफ्ट से पहले संपर्क में रहेंगे, अगर हमें लाइन पर बलों को संतुलित करने की जरूरत पड़ी। जोन कमांडर ने उन्हें सूचित किया, फिर उठकर कमरे से बाहर चले गए। उस बारे में भूल जाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अग्रिम पंक्ति के लिए रॉयल रैंक की सुरक्षा कर सकते हो। तुम एक बार में कितनी ढाल बना सकते हो? क्या मंत्र की कोई समय सीमा है? योद्धाओं में से एक ने पूछा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे अभी तक नहीं पता। मुझे कोई भी प्रयोग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम सभी विचलित हो गए और पूरी शिफ्ट में सिर्फ राय को दिखावा करते देखा। ऐसा नहीं लगता कि यह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राय का पत्थर का गुंबद अभी भी लाइन के सामने खड़ा है। लेकिन सुबह तक ये खत्म हो सकता है, और मुझे नहीं पता कि मैं कितने अलग अलग मंत्र सक्रिय रख सकता हूं, काल ने समझाया। ठीक है, हमें कल इसका परीक्षण करना होगा। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। बेहतर होगा कि हिल जायंट्स के दोबारा आने से पहले ही। काल ने निर्णय लिया कि पिछली रात किसी ने जो चेतावनी भरी टिप्पणी की थी, निश्चित रूप से आज सुबह के लिए वही जिम्मेदार है। अभी वो सुबह की कॉफी भी नहीं पी पाया था। नाश्ता तो दूर की बात थी। तभी अलार्म बज उठा और साथ में अतिरिक्त तत्काल ध्वनि भी सुनाई दी कि हिल जायंट्स हमला कर रहे हैं और तेजी से पास आ रहे हैं। हर कोई एक ही समय पर बाहर निकल रहा था, या तो शिविर में दौड़ रहा था या समय बचाने के लिए जानवरों पर सवार हो रहा था। लोट्स और रे के मामले में बहुत समय बीत चुका है, जिसे अभी अभी एहसास हुआ था कि वह एक संलग्न पादरी के साथ लगातार छाया कदम रख सकती है, जब तक कि लोट्स गिर न जाए। छाया कदम के लिए बुनियादी आवश्यकता ये थी कि आपके शरीर का कम से कम आधा हिस्सा छाया में होना चाहिए। अधिकांश दुष्टों ने अपने लबादे को घुमाकर इसे पूरा किया। रे ने इसे या तो पृथ्वी जादू के साथ या लोट्स के लबादे को अपनी पीठ पर लहराकर पूरा किया। यह उनके लिए बहुत बढ़िया रहा और वे कुछ ही सेकंड में अपनी जगह पर पहुंच गए,
जिससे पहले से ही वहां मौजूद अभिजात वर्ग को झटका लगा। बस यह वही समूह नहीं था जिसका वे इस्तेमाल करते थे। उनकी शिफ्ट ज्यादातर वही थी, लेकिन बाकी दोनों शिफ्टों में आधे से ज्यादा की कटौती कर दी गई थी और उनकी जगह नियमित पैदल सेना को लाया गया था, जिसका मार्गदर्शन चर्च से आए सफेद वस्त्रधारी लोग कर रहे थे। लोट्स को तुरंत एहसास हो गया कि ऐसा क्यों होगा। अब उनके पास रे थी और काल आगे बढ़ने के बहुत करीब था, इसलिए उन्हें अब दाएं किनारे पर उतने मजबूत एलीट की जरूरत नहीं थी। उन्हें बॉब और डग को स्थायी रूप से शामिल करना पड़ा, जहां तक लोट्स को पता था, क्योंकि वे अभी भी उसकी दिशा में जा रहे थे और मोगाना भी आ रही थी। लेकिन पाइक लाइन में जितने सफेद वस्त्र थे, उससे कहीं ज्यादा उसे याद थे। लोट्स ने घबराए हुए सैनिकों की ओर खुशी से हाथ हिलाया, जो अपनी पंक्तियों के पीछे उस अजीब जोड़ी को देखकर थोड़ा शांत हो गए। सभी ने अफवाहें सुनी थी, और यदि उनके साथ कोई रॉयल रैंक का जानवर है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। काल 30 सेकंड बाद वहां पहुंचे, जहां राय और लोट्स ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, तथा अन्य अभिजात वर्ग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो नई और उन्नत राय को कार्रवाई में देखने के लिए उत्सुक थे। काल दौड़ते हुए लाइन के आगे आ गया और नए आगंतुकों को संबोधित करने के लिए पीछे मुड़ा। आज मुझे लाइन में बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं, इसलिए यह आसान होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सभी अपनी ढाल ऊपर उठाएं। काल ने आवाज लगाई। जो लोग उसे सुन सकते थे उन्होंने तुरंत जवाब दिया, और काल ने अर्थ शील्ड को 50 लंबी धातु की पतंग ढालों में विभाजित कर दिया, जिससे उन सभी को रॉयल रैंक अर्थ मैजिक की एक परत मिल गई। फिर उसने अपने सेक्टर के अंत तक लाइन के नीचे जॉगन करते हुए कार्य को दोहराया, जहां दूसरी टीम के रक्षात्मक जादू ने अपना काम संभाल लिया। बिल्कुल सही। इससे तुम्हें पहले कुछ वार झेलने पड़ेंगे। बस अपनी ढालों पर भरोसा रखो और हमले को रोकने के लिए अपनी भालों को ऊपर रखो, वह चिल्लाया। सर, हाँ सर, सैनिकों ने एक स्वर में उत्तर दिया। टैसा और थोर पर सवार अन्य लोग जल्द ही वहां पहुंच गए। युद्ध पादरी ने प्रशिक्षित नजर से उन्नत ढालों का मूल्यांकन किया और फिर अपने लड़ाकू बफर्स का इस्तेमाल किया, जिससे सामने की पंक्ति में सैनिकों और अभिजात वर्ग के भालों और कवच पर एक सुनहरा चमक आ गई। ये सामान्य दिनचर्या से केवल एक छोटा सा परिवर्तन था, जिसमें काल ने ढालों को बढ़ाया, जिसे हिल जायंट्स के रेंज में आने से पहले आसानी से पूरा किया गया। हॉक उन्हें देख सकता था, हालांकि वे आगे बढ़ रहे थे और कमांडरों का एक बड़ा समूह दाईं ओर से आ रहा था। उसी तरह की रणनीति जो काल और उनकी टीम ने अतीत में रॉयल रैंक जायंट्स को नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल की थी। यदि वे हत्या की तकनीकों में मनुष्यों के समान कुशल होते तो काल चिंतित होता, लेकिन अतिरिक्त 20 कमांडर कोई बड़ी बात नहीं थी। काल ने पाया कि उनके पास शिक्षकों की भी थोड़ी कमी थी। उनकी टीम के साथ 3 लोग ही इस पूरे सेक्शन के लिए नियुक्त थे, जबकि आमतौर पर कम से कम 6 या 7 लोग होते हैं। फिर एक आखिरी टीम दौड़ती हुई उनके पास आए। उनके चच के सफेद वस्त्रों की सफेदी को उजागर करने वाले बंदूक के नीले कवच, बॉब की तरह वे सभी भारी कवच वाले योद्धा थे, और बॉब की तरह उन सभी ने शानदार हास्यास्पद हेलमेट पहने हुए थे। राजकुमारी राय, कमांडरों, हमें आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पादरी द्वारा यहां भेजा गया है। विशेष बल टीम 808 रिपोर्ट कर रही है, अग्रणी पद पर बैठे व्यक्ति ने घोषणा की। टीम में 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। सभी ने लगभग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, या शायद उनमें से एक असाधारण रूप से दुबला पतला पुरुष था। यह उसके वस्त्र और व्यवहारिक कवच से बताना मुश्किल था, लेकिन उनमें से एक स्पष्ट रूप से महिला थी, क्योंकि उसकी छाती की प्लेट के वक्र से यह स्पष्ट था कि उसे अतिरिक्त निकासी की आवश्यकता थी। आपकी विशेषता क्या है? हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, काल ने जवाब दिया, जबकि राय खुशी से इधर उधर घूम रही थी। उन्होंने उसे सबसे पहले संबोधित किया था। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने उसे राजकुमारी भी कहा था। ये स्पष्ट रूप से अभिजात वर्ग थे, उनके त्रुटिहीन निर्णय और परिष्कृत स्वाद के साथ। हम सभी जादुई शूरवीर हैं। कमांडर रैंक के जादूगर भारी युद्ध में प्रशिक्षित है, टीम लीडर ने उन्हें बताया। डाना ने उन्हें उत्सुकता भरी नजर से देखा और दाहिनी ओर खड़ी महिला ने अपना मुखौटा उठाकर उन्हें आंख मारी। आप जादूगरों को भारी युद्ध का प्रशिक्षण क्यों देंगे? दाना ने उत्सुकता से पूछा। हमारे पास सबसे अच्छी बाधाएं हैं। हमारे पास आक्रामक जादू है, लेकिन औसत जादूगर की कमजोरी क्या है? वे कमजोर होते हैं और नजदीकी मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। हमारा प्रशिक्षण उस कमजोरी को खत्म कर देता है। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? मैंने आपकी फाइल में पढ़ा है कि आपके पास एक शून्यकरण बाधा है और एक उन्नत बाधा कौशल एक नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले आवेदन आवश्यकताओं में से एक है। विशेष बल की महिला ने उत्तर दिया। अरे, मेरी दाना जादूगरनी मत चुराना।
लेकिन मैं सहमत हूँ, आपकी तकनीकें सीखना उसके लिए उपयोगी हो सकता है। काल ने आधे मजाकिया लहजे में जवाब दिया। तो देखो और सीखो। पहली बात तलवार चलाना सीखना होगा, जिसमें समय लगता है, लेकिन अगर तुम सीखने के बारे में गंभीर हो तो हमारे पास इसके लिए एक चाल है। तुम लड़ाई के बाद तय कर सकते हो कि तुम कोशिश करना चाहते हो या नहीं। महिला ने जवाब दिया, काल को अनदेखा करते हुए दाना से बात करने के लिए। दूर से हिल जायंट के युद्ध सींगों की ध्वनि सुनाई दी और काल ने 30 कमांडरों के एक समूह को अलग होते हुए, पार्श्व से दूर जाते हुए तथा मुख्य आक्रमण से अलग होते हुए देखा। ऐसा लग रहा है कि वे आपको चुनौती दे रहे हैं। 100%, बॉब ने कहा। हाँ, मुझे लगता है कि हमें जाकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए। राय, जब गोलेम हमारे साथ आ रहे हैं तो तुम यहाँ अपना पत्थर फेंकने का हुनर क्यों नहीं दिखाते? तेज गति से छोटे छोटे पत्थर या तो आने वाले पत्थरों को तोड़ देंगे या रोक देंगे, काल ने सुझाव दिया। एंटी एयरक्राफ्ट स्पाइडर, राय ने भ्रमित होकर उत्तर दिया। एंटी एयरक्राफ्ट स्पाइडर, फिर आप जो भी लाइन तक पहुंचे उसे छुरा मार सकते हैं, काल ने पुष्टि की। काल ने विशेष बल दल के साथ समूह का नेतृत्व किया ताकि उनके 8 सदस्यीय दल में कुछ और सदस्य जुड़ सकें। गोलेम के साथ ये 15 था, जो एक अच्छी संख्या थी। दुश्मन ने जो भेजा था उसका आधा, और इतना कि वे एक रक्षात्मक गठन बना सके। स्पेशल फोर्स की टीम आगे बढ़ी और काल ने देखा कि कैसे उन्होंने एक मंत्र के साथ अपने ब्लेड को लंबे पतले भालों में बदल दिया। यह एक उपयोगी क्षमता थी और इसने उन्हें अतिरिक्त पहुंच प्रदान की जिसकी उन्हें हिल जायंट्स जैसे बड़े लक्ष्य से लड़ने के लिए आवश्यकता थी। काल ने अपने बफ का पूरा सूट लाया, जिससे थोर और गोलेम का आकार बढ़ गया, जबकि उनकी गति भी बढ़ गई। मेरे निशान पर, काल ने कहा, क्योंकि उसने आखिरी कुछ ढालों पर पृथ्वी ढाल तैयार की थी, साथ ही थोर के सिर पर भी, और अपने मूसल में ज्वलंत शरीर की 5 परतें जोड़ी थीं। अपनी बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह जादुई शूरवीरों के सिर के ऊपर से आगे बढ़ा और अपने लक्ष्य पहाड़ी विशालकाय के क्लब को चकनाचूर कर दिया। मॉल अभी भी आगे बढ़ रहा था और काल ने जादू के ढेर को फिर से सक्रिय कर दिया और विशालकाय के कंधे पर बड़े आकार का हथौड़ा पटक दिया। पहाड़ी दानव अपने घुटनों पर गिर पड़ा और स्पाइडर गोलम्स ने कार्रवाई शुरू कर दी तथा हमलावरों के पीछे के हिस्सों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। काल के उतरने से पहले ही शूरवीरों ने युद्ध शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए स्पेलब्लेड की तरह ही एक मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल किया था, और जब भाले जायंट्स पर टूट पड़े तो उनके ब्लेड धुंधले हो गए थे। थोर ने काल के बगल में हमला किया और घायल जायंट को जमीन पर गिरा दिया और फिर रैंड का उपयोग करके अपने हाथ की एक लहर से उसकी गर्दन काट दी। फिर अगले योद्धा आगे बढ़े और दाना के मंत्र ऊपर से सीटी बजाते हुए गुजरे। काल देख सकता था कि शूरवीर जादूगरों के जादू का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वे उन्हें अपने हथियार हमलों के जवाब में बिल्कुल नजदीक से इस्तेमाल कर रहे थे। यह एक रक्षात्मक योद्धा के लिए एक अविश्वसनीय रूप से आक्रामक लड़ाई शैली थी, लेकिन उनकी बढ़ी हुई गति इसे काम कर रही थी। मोगाना का भ्रष्ट जादू हमलावरों को नष्ट कर रहा था और उनकी हरकतों को धीमा कर रहा था, जबकि अचानक आए बर्फीले तूफान ने 20 मीटर से ज्यादा दूर की हर चीज को सफेद दीवार में बदल दिया। इंसानों के लिए यह बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन हिल जायंट्स के लिए, जो 5 मीटर से ज्यादा लंबे थे, इसने वास्तव में लड़ाई को थोड़ा ज्यादा समस्याग्रस्त बना दिया। वे केवल अपने निकटतम लड़ाकू विमानों के साथ घटित हो रही घटनाओं को ही देख पा रहे थे, तथा जो विमान दूर थे उनकी तस्वीरें धुंधली थीं, जिससे लक्ष्यों को पहचानना कठिन हो रहा था। काल ने तुरंत ही उसे समझ लिया और अपना रोएदार सफेद लबादा पहन लिया, जिससे बर्फ में उसका रूप धुंधला दिखाई देने लगा, तथा वो अपना आक्रमण जारी रखने लगा। विशेष बल की टीम पहले से ही सफेद रंग की पोशाक में थी, लेकिन इस बदलाव के कारण बॉब अपनी चांदी और काले रंग की पोशाक में और भी अधिक अलग दिखाई देने लगे। जमीन पर रखे टोटेम से समूह के किनारे आग के गोले उछले, जहां दिग्गजों को उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने पार्श्व या पीठ को उजागर करना पड़ा, और रेमी लोट्स और डाना के बीच प्रतीक्षा करने के लिए बाहर निकल गई, जबकि उसने अपनी चेन लाइटनिंग फायर की और अपने टोटेम के लिए वैकल्पिक स्थान बदले। तेज आक्रमण, नाइट्स के नेता ने घोषणा की जब वे टीम के गठन के भीतर पीछे हटने के लिए एक साथ आगे बढ़े। काल को यकीन नहीं था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने किसी तरह अर्थ शील्ड की जाली को एलिट के ऊपर एक गुंबद के रूप में खड़ा कर दिया। पत्थरों की एक बौछार पत्थर पर गिरी, जो जादू से चमक उठा क्योंकि शूरवीरों ने अपनी ढालें मिश्रण में मिला दी, और फिर पत्थर टूट गया, जिससे पत्थर जादुई ढालों से टकराकर उछल गए। काल ने बौछार खत्म होने का इंतजार नहीं किया। उसने अपने ब्लेड पर स्विच किया और लड़ाई में वापस चला गया, और गोलेम ने अपनी हमले की गति को बनाए रखते हुए दिग्गजों को काट दिया।
वे इतने फुर्तीले थे कि पहाड़ी दिग्गज उन्हें घेरने की कोशिश करने के बावजूद वास्तव में उन्हें मारने या गंभीर रूप से घायल करने में कामयाब नहीं हुए थे। काल ने सोचा कि युद्ध शक्ति में इतनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन रे ने एक स्तर हासिल कर लिया था और इससे काल से मिलने वाले बफ से मिलने वाला बोनस बढ़ गया। वे बफ्स गोलम्स तक पहुंच गए और यह निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य था। वे पहले की तुलना में थोड़े ज्यादा होशियार भी लग रहे थे और उनकी तकनीकें विकसित हो रही थीं। वे सिर्फ हमला ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वे पैरों के बीच से छलांग लगा रहे थे, लक्ष्यों के बीच कूदने के लिए कवच पर चढ़ रहे थे और आमतौर पर मकड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। वे सिर्फ खतरा ही नहीं थे, बल्कि एक उपद्रव भी थे, जो हिल जायंट्स को उनकी अनियमित हरकतों और उनकी रणनीति से परेशान कर रहे थे, जिनका कोई तुक या कारण नहीं था। मकड़ी का प्राथमिक लक्ष्य हर समय अधिकतम नुकसान पहुंचाना नहीं था, जैसा कि गोलेम पहले करते थे। मकड़ी का प्राथमिक लक्ष्य शिकार करते समय कुचले न जाना था। मकड़ी का प्राथमिक लक्ष्य हर समय अधिकतम नुकसान पहुंचाना नहीं था, जैसा कि गोलेम पहले करते थे। मकड़ी का प्राथमिक लक्ष्य शिकार करते समय कुचले न जाना था। अपने जालों को ऐसी जगह न बिछाएं जहां बारिश की सीधी बौछारें पड़े और भोजन की ओर जाते समय आप कुचले न जाएं। यही मकड़ी का तरीका है। इसलिए वे एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर रेंगते हुए जाते थे, छुरा मारते थे, काटते थे और कभी कभी हत्या भी कर देते थे। काल ने सोचा कि उनके द्वारा किया गया कुल नुकसान कोई कम नहीं था, बल्कि हिल जायंट्स के बीच उनके द्वारा मचाई गई अराजकता अब कहीं अधिक थी। वो उन्हें दोष भी नहीं दे सकता था। पैरों पर रेजर ब्लेड के साथ एक विशाल मकड़ी आपकी कमर के नीचे दौड़ रही हो या आपकी पीठ पर रेंग रही हो, ये देखकर आपको बहुत घबराहट हो रही होगी। क्या उसे किसी चीज का डर नहीं है? काल ने एक शूरवीर को ये पूछते हुए सुना जब वे पुनः युद्ध में शामिल हो गए। निश्चित रूप से हिल जायंट्स नहीं, ये तो निश्चित है, डाना हंसी। नाइट्स ने काल के चारों ओर आगे बढ़ते हुए हिल जायंट्स से भिड़ने के लिए हंसी उड़ाई। ज्यादातर जायंट्स पहले से ही घायल थे और स्पाइडर गोलम्स द्वारा लगाए गए लेसरेट बड़े हुए घावों से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। अभिजात वर्ग की अपरंपरागत रणनीति के खिलाफ लड़ना हिल जायंट्स को अपने जादू के साथ रचनात्मक होने के लिए मजबूर कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे काल ने पाइक लाइन की ढालों पर किया था, वे बाधाओं के साथ अपने कवच को मजबूत कर रहे थे। इसने सभी को जोड़ों पर निशाना लगाने के लिए मजबूर किया, जिन्हें पत्थर की एक कठोर परत के साथ कवच नहीं बनाया जा सकता था। इससे हताहतों की संख्या धीमी हो रही थी, लेकिन हिल जायंट्स की गति दर्द और रक्त की हानि के कारण धीमी हो रही थी, जो इतनी तेजी से हो रही थी कि वे ठीक नहीं हो पा रहे थे। काल ने फिर से अपने हथौड़े का इस्तेमाल किया। अगर वे तीरों को विफल करने के लिए अवरोध लगाने जा रहे थे, तो उसे बस अपने कामचलाऊ बाधा हटाने वाले औजार का इस्तेमाल करना होगा। काल के प्रहार से एक विशालकाय की छाती के मध्य भाग पर प्रहार होने से एक विशालकाय बर्फीले तूफान में उड़ गया, जिससे कमांडर रैंक का अवरोध और उसके पीछे का कवच टूट गया तथा एक स्थिर चेन लाइटनिंग हमला हुआ जो शेष बचे बल में फैल गया। बर्फीला तूफान हर अवरोध और उजागर मांस के टुकड़े को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिससे दिग्गजों की गति धीमी हो गई, जबकि बिजली उनकी नसों को जला रही थी। पहाड़ी दिग्गज लड़ाई हार रहे थे और उन्हें अभी तक एहसास भी नहीं हुआ था कि उन्हें घेर लिया गया है। स्पाइडर गोलेम पीछे चले गए थे जबकि शूरवीर बाईं ओर चले गए थे और ओफेलिया दाईं ओर बॉब के साथ शामिल हो गई थी। उनमें से कोई भी इतना दूर नहीं देख सकता था कि यह समझ सके कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, और एक दूसरे को दिए गए उनके निर्देश सीधे विरोधाभासी थे, क्योंकि हर दिग्गज एक अलग दिशा का सामना कर रहा था। डाना और मोगाना ने काल के सामने से उन दोनों को काट दिया, और जब वह आगे बढ़ा तो उसने खुद को जायंट्स के घेरे के बीच में पाया और सभी उसकी ओर पीठ करके खड़े थे। खोपड़ी के पीछे एक कुल्हाड़ी के प्रहार ने उसे दूसरे असुरक्षित सिर पर छलांग लगाने के लिए तैयार किया। फिर तीसरे ने कंधे पर वार किया, जिससे तीसरे विशालकाय की कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई और वह रक्षाहीन हो गया। रेमी, तुम बर्फीले तूफान को समाप्त कर सकते हो, वे सभी मर चुके हैं। काल ने तब घोषणा की जब कुछ भी नहीं चल रहा था और वह अपनी टीम के सभी लड़ाकू विमानों को देख सकता था। बर्फीला तूफान थम गया और उन्हें राय का पूरा एंटी प्रोजेक्टाइल मोड देखने को मिला, जो अपनी स्थिति से 100 मीटर की दूरी पर हर पत्थर को मार गिरा रही थी। यहां तक कि एंटी एयरक्राफ्ट गन भी उतनी कारगर नहीं थी और उसके छोटे पत्थर बड़े पत्थरों पर इतनी जोर से टकरा रहे थे कि वे पाइक लाइन से कुछ ही दूर जमीन पर गिर रहे थे, जबकि आरोही रैंक के पत्थर एकदम से टूटकर बिखर रहे थे। वो पत्थर के एक चबूतरे के ऊपर खड़ी थी, जिसे हर कोई देख सकता था, और हिल जायंट्स को ताना मार रही थी, जिनके दूर से किए जाने वाले आक्रमण को इस तरफ से पूरी तरह से निष्फल कर दिया गया था। क्या वह हमेशा से इतनी नाटकीय रही है? शूरवीरों में से एक ने पूछा।
लोट्स ने हंसी और डग ने अपनी आंखें घुमाई। तुमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, बस तब तक इंतजार करो जब तक वो वास्तव में आगे नहीं बढ़ जाती। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे राय का नाटकीय होना एक पूर्वावलोकन है। टेसा ने सिर हिलाया। तुम उस दिन यहां नहीं थे जब उसने रॉयल रैंक हिल जायंट को सूली पर लटकाकर बाकी सेना को हमला करने के लिए उकसाया था। क्या तुम थे? वह नाटकीय था। या वो दिन जब उसने स्पाइडर गोलम्स को आरोही रैंक दिग्गजों के माध्यम से भेजा और बिना किसी को मारे 15 मिनट में सैकड़ों को अपंग बना दिया। नर शूरवीर ने सिर हिलाया। समझ गया। राय को बयान देना पसंद है। क्या दूसरों में से कोई भी ध्यान आकर्षित करने का इतना शौकीन है? काल ने पीछे देखा, जहां थोर का सिर टेसा और डग द्वारा खुजलाया जा रहा था। हाँ और नहीं, थोर को ध्यान आकर्षित करना पसंद है, हर समय हर तरह का ध्यान, लेकिन नाटकीय तरीके से नहीं। वो बस लोगों से घुलने मिलने वाला व्यक्ति है। लोट्स ने सहमति में सिर हिलाया। लाइटनिंग सेरो एक झुंड का जानवर है और उसे अपने अस्थायी झुंड से अलग रहना पसंद नहीं है। थोर निश्चित रूप से समूह में सबसे प्यारा व्यक्तित्व है। काल ने समूह को बाकी पहाड़ी दिग्गजों की ओर मोड़ दिया, जो अब मनुष्यों पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे क्योंकि राय ने उनके बोल्डर बैराज को रोक दिया था। वे बैठकर मनुष्यों द्वारा पूरी तरह से हमला करने की ताकत जुटाने का इंतजार नहीं करने वाले थे, जैसा कि पिछली बार वे यहाँ थे। इसलिए उन्होंने हमला किया, लेकिन काल ने भी ऐसा ही किया, जिससे लाइन के अंत में पाइक लाइन के बजाय उसका सामना करने के लिए मुड़ना पड़ा। वो हमला करते समय हवा में शक्ति का निर्माण महसूस कर सकता था, लेकिन काल ने इसे हिल जायंट्स द्वारा किए जा रहे काम के रूप में खारिज कर दिया। अगर वो उनमें से पर्याप्त लोगों को मार सकता है, तो समूह का जादू खत्म हो जाएगा और यह इसका अंत होगा। हस्ट सक्रिय होने के साथ काल ने स्पाइडर गोलम्स को छोड़कर बाकी समूह को पीछे छोड़ दिया, जो उसके साथ हिल जायंट लाइनों में चले गए। तीनों ने आरोही दिग्गजों के अंगों को काट दिया और उन्हें घायल कर दिया क्योंकि वे कमांडरों की ओर बढ़ रहे थे। यह वही रणनीति थी जो स्पाइडर गोलम्स ने अपनाई थी, लेकिन काल और हिल जायंट्स के पास अभी भी इसका कोई अच्छा जवाब नहीं था। उन्होंने पत्थर के कांटे फेंके, लेकिन वे बहुत धीमी गति से चले और काल या तो उनके चारों ओर कदम रखता या उन्हें काट देता जब वह गुजरता। उन्होंने पत्थर फेंके, लेकिन आरोही रैंक के हमले केवल तभी उसकी बाधाओं से टकराते थे जब वे अपने लक्ष्य पर लगते भी थे। समूह के बाकी लोग कुछ चिल्ला रहे थे, लेकिन काल लड़ाई की आवाज के कारण कुछ समझ नहीं पाया। वे करीब थे और उसकी परिधीय दृष्टि ने बताया कि वे बिना किसी चोट के अपनी स्थिति बनाए हुए थे। वो बस थोड़ा धीमा हो गया और उन्हें फिर से इकट्ठा होने दिया। फिर राय काल के पास पहुंची और अपनी टीम में एक चौथा सदस्य जोड़ दिया तथा उसे मकड़ियों की तिकड़ी के कारण होने वाली क्षति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया। आप अब और नहीं रोक सकते थे, है ना? काल हंसा। उन्होंने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। कुछ दूरी पर हिल जायंट्स टूट गए और भाग गए, क्योंकि एक और समूह लाइन के आगे बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि काल की आक्रामक रणनीति कुछ अन्य कमांडरों पर भी असर डाल रही थी और हिल जायंट्स इससे खुश नहीं थे। लेकिन भले ही हिल जायंट्स पीछे हट रहे थे, काल के आसपास बढ़ती शक्ति की भावना कम नहीं हो रही थी। काल, तुम जहां हो वहीं रहो और हिलना मत, जादुई शूरवीरों में से एक ने चेतावनी दी। काल रुक गया, ये सोचते हुए कि क्या उसने कोई जादुई जाल बिछा दिया है या शायद कोई बारूदी सुरंग। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसने देखा कि जब वह लड़ रहा था तो अन्य लोग उसे किस बात के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे। हवा में एक भंवर था, किसी जादू के कारण एक विकृति थी, और यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह पहचान पाता। प्रभाव सघन होने लगा था, जिससे विकृति के कारण बाहर देख पाना असंभव हो गया था। लेकिन हॉक की जानकारी से उसे पता था कि कमांडर रैंक के दिग्गजों का एक छोटा समूह उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। यहां तक कि अगर वह एक सेकंड के लिए भी इस स्थान पर फंस गया तो गोलम्स 1 मिनट से भी कम समय में उससे निपट सकते थे। तभी वास्तविकता बदलने लगी और काल को ऐसा महसूस हुआ कि वह गिर रहा है, उसे एक शून्य में फेंका जा रहा है जिसे उसकी कोई भी उन्नत इंद्रियां भेद नहीं सकती, एक ऐसा स्थान जहां समय का भी अस्तित्व नहीं है। तभी यह सब रुक गया और उसने पाया कि उसकी अपनी छवि उसके सामने खड़ी है, बिल्कुल सजीव लेकिन समय में जमी हुई। पहले एडवांसमेंट ट्रायल में आपका स्वागत है। कृपया अपना मनचाहा इनाम चुनें। खुद के पुतले के ऊपर हवा में दिखाई दिया। ये बहुत ही डरावना था। तस्वीर में उसके सफेद लबादे में एक छोटा सा फटा हुआ हिस्सा और लड़ाई के दौरान उसके शरीर से निकला ताज़ा खून भी दिख रहा था। उनकी छवि के चारों ओर जमीन पर 6 बक्से दिखाई दिए। उनमें से 3 हीरे जड़े चांदी के थे, 2 बड़े सुनहरे बक्से माणिक से जड़े हुए थे और एक छोटा बंद संदूक जो गहरे बैंगनी क्रिस्टल से बना था। वो काले रंग की जंजीरों में लिपटा हुआ था।
जिससे एक नरम छाया निकल रही थी, मानो संदूक की सामग्री को सक्रिय रूप से रोक रही हो। काल ने अपने विकल्पों को देखने के लिए संदूकों के घेरे का चक्कर लगाया। तीनों चांदी की पेटियों में साधारण रूप से बंधी हुई कौशल पुस्तकें थीं, जो सिक्कों के ढेर पर नीचे की ओर रखी हुई थीं। दोनों सुनहरे बक्सों में कई अलंकृत कौशल पुस्तकें थीं, जिनकी रीढ़ ऊपर की ओर थी ताकि काल उन्हें पढ़ सके। दिव्य निरस्तीकरण बाधा, टाइटैनिक क्रोध, टेक्टोनिक शिफ्ट, पुनर्जन्म। प्रत्येक मंत्र पुस्तक उस मंत्र का उन्नत संस्करण थी जिसमें या तो उसके जानवरों में से कोई एक या समूह का कोई व्यक्ति विशेषज्ञ था। किताबों के नीचे कपड़े में लिपटे बंडल थे और उनमें सोने के सिक्के और रत्नों के निशान थे। इसमें कोई न कोई पेंच जरूर था। कोई भी व्यक्ति बिना किसी अच्छे कारण के कम इनाम का चयन नहीं करेगा, तो फिर उसे यह विकल्प क्यों दिया जाए? काल को लगा कि जैसे ही वह आखिरी डिब्बे की तरफ बढ़ा, कोई उसे देख रहा है। वो सुंदर था, लेकिन छोटा था। उसमें ऐसा क्या था जिसे इस तरह से बांधकर रखा गया हो? उसे निश्चित रूप से वह इनाम नहीं चाहिए था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि डिब्बे में क्या है। लेकिन यदि उसे यह नहीं पता कि बक्से में क्या है, तो वो कुछ भी हो सकता था, है ना? ऊपर दी गई घोषणा में कहा गया था कि इसे प्रथम उन्नति परीक्षण कहा जाता है। इसलिए पुरस्कार सिस्टम की शक्ति में सुधार और उसके कौशल को आगे बढ़ाने से संबंधित होने चाहिए। इससे यह थोड़ा अजीब लगा कि पुरस्कार उसके लिए नहीं थे। वे ज्यादातर उसके समूह के सदस्यों के लिए थे। शायद वो टीम के सभी लोगों के लिए चुन रहा था। ट्रायल और डनगॉन को भव्य समूह रोमांच माना जाता था, जहां सभी को पुरस्कार मिलते थे, लेकिन वे एक टीम के रूप में किए गए थे। काल ने कभी नहीं सुना था कि वे पहले से पुरस्कारों की सूची बनाते हैं, लेकिन अधिकांश वास्तविक जानकारी गोपनीय थी और जो फैलाई गई थी वह अफवाहें और कहानियां थीं। अगर वो पूरे समूह के लिए चुन रहा था, तो कोई भी संदूक विकल्प के रूप में सही नहीं था। उनमें से 5 में इतनी सामग्री नहीं थी कि सभी को बराबर हिस्सा मिल सके, जबकि आखिरी में अज्ञात सामग्री थी। क्या कोई मार्गदर्शक है? क्या मैं जान सकता हूं कि मैं सबके लिए चुन रहा हूं या सिर्फ अपने लिए? काल ने अजीब मंचन क्षेत्र में जोर से बोलते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खैर, यहां कुछ और करने को नहीं था, इसलिए काल ने अपनी आंखें बंद कर ली और शून्य में मानसिक ज्वाला पर ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि भाई चेन ने उसे ध्यान करने और अपने दिमाग को साफ करने के लिए सिखाया था। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि वो स्पष्ट रूप से सोच रहा है, तो काल ने अपनी आंखें फिर से खोली और किस्मत के लिए अपने ड्रैगन स्केल पेंडेंट को रगड़ने और बैंगनी क्रिस्टल चेस्ट को छूने से पहले एक बार फिर बक्सों की जांच की। महाकाव्य रैंक पुरस्कार के लिए टियर 3 कठिनाई चुने। हाँ, नहीं? हवा में उड़ते शब्दों ने काल के मन को शांत करने में मदद की। शायद ये पुरस्कार कोई प्रत्यक्ष विकल्प नहीं थे, बल्कि ये दर्शाते थे कि आपको पूरा करने पर क्या मिल सकता है। इसका मतलब ये था कि परीक्षा में कठिनाई के 3 स्तर थे और यह सबसे उच्चतम होना चाहिए। हाँ, प्रारंभिक चरण 1, महाकाव्य रैंक व्यक्तिगत परीक्षण। दृश्य फिर बदल गया और काल उस स्थान पर खड़ा था जो युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था, जहां से वह अभी अभी निकला था। केवल दोनों सेनाएं जा चुकी थीं और केवल वो और उसके जानवर ही बचे थे। थोर युद्ध के मैदान में इधर उधर घूमता रहा। वो इस बात से खुश था कि उसे लंबे समय तक शून्य में रहने के बाद काल के पास वापस लौटना पड़ा, जबकि रे ने जल्दी से अपने गोलेम को बुलाया और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। नई जगहों पर अचानक से दिखाई देने का मतलब लड़ाई होना था। ऐसा नहीं था कि उसे बचाया जाना था, इसलिए यह सबसे ज्यादा जानलेवा होने का इनाम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह कोई शब्द है, काल ने उसे बताया। ये होना चाहिए। दूरी पर युद्ध का मैदान बदलने लगा और बैंगनी चमड़ी वाले राक्षसों का एक समूह बन गया, जिनके बीच एक विशालकाय 4 भुजाओं वाला नेता खड़ा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनका स्वाद अच्छा होगा, हॉक ने सोचा। छोटे वाले थोड़े पतले हैं, मैं उन्हें एक ही टुकड़े में खा सकता हूं। रेमी ने सहमति जताई। वे केवल 1.5 मीटर लंबे थे, जो कि उसकी आधी लंबाई थी, इसलिए सिद्धांत रूप में यह संभव हो सकता है, लेकिन फिर भी उस आकार के सांप के लिए अपने मुंह में इतनी बड़ी वस्तु लेना एक बड़ी बात होगी। राक्षस पहले से ही गति में थे और वे बहुत तेज थे, तेजी उन्नत स्पाइडर गोलम से लगभग 2 गुना तेज। काल ने चुपचाप शाप दिया और आश्चर्य व्यक्त किया कि उसने महाकाव्य कठिनाई क्यों चुनी। वो परीक्षण घोषणा मजाक नहीं थी। अगर वो इस समूह को हरा देता, तो यह महाकाव्य होने वाला था, और यह केवल चरण 1 था। काल आदेश देने ही वाला था कि अचानक सबसे बड़ा दानव उसके सामने प्रकट हुआ। चारों हाथों से उस पर ब्लेड लहरा रहे थे। उसने पृथ्वी शील्ड को पत्थर की दीवार की तरह ऊपर उठाया और पीछे की ओर कूद गया, क्योंकि ब्लेड बाधा में गहराई तक कट गए थे। दानव के एक लात से क्षतिग्रस्त अवरोध टूट गया और वह पुनः उसके पीछे आया।
रे, गोलम्स को मेरी सहायता के लिए भेज दो, जबकि तुम बाकी लोग छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, काल ने निर्देश दिया। रेमी थोर की पीठ पर चढ़ गया और टेस्सा का सामान्य स्थान ले लिया और भीड़ में चेन लाइटनिंग फेंकना शुरू कर दिया। छोटे राक्षस क्षति के कारण काले पड़ गए, और जब हॉक ने बिजली के पीछे अपने आग के गोले फेंके तो कई राक्षस लड़खड़ाते हुए और मुंह के बल गिरते हुए मर गए, क्योंकि उनकी गति उन्हें आगे ले जा रही थी। हमने इसे पा लिया है, थोर ने घोषणा की। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे बड़ी संख्या को नेता से दूर रख सकते हैं। हाँ बॉस, हम बैंगनी भोजन को तलेंगे, जबकि आप उस आदमी के साथ बहस करेंगे जो सोचता है कि वो रे की तरह स्टैबी हो सकता है। रेमी सहमत हो गया। काल ने अपना ब्लेड घुमाया और स्पाइडर गोलम्स के आक्रमण को रोक दिया। एक के कंधे पर जोरदार वार हुआ, लेकिन दूसरे के पैर पर ब्लेड से मामूली चोट आई। तभी काल की बाह में दर्द हुआ और हॉक झुंझलाहट में चीख उठा। नुकसान फैलता है। अगर यह हम में से किसी एक को लगता है तो ये सबको प्रभावित करता है, पक्षी ने शिकायत की। ये सबसे क्रूर रूप से शक्तिशाली कौशल था जिसके बारे में काल ने कभी सुना था। क्षेत्रीय हमले काफी बुरे थे, लेकिन वे आमतौर पर एक बड़े क्षेत्र में अपना नुकसान फैलाते थे, जिससे कई लक्ष्यों को थोड़ा नुकसान होता था। ये कौशल तलवार के वार से आसपास की हर चीज को पूर्ण क्षति पहुंचाने में सक्षम था। बड़े दानव ने मुस्कुराकर देखा कि काल उसके कौशल के प्रभाव को समझ गया है। फिर उसने उस पर हमलों की झड़ी लगा दी। उसका लक्ष्य हर ब्लेड से थोड़ा नुकसान पहुंचाना था, न कि एक भी वार से उसे मारना। ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अगर यह हर बार उसे थोड़ा सा घायल कर देता तो ये पूरी टीम को थका देता। डेमन के दो जोड़ थे, और यह अपनी पीठ के पीछे और सामने की तरफ से भी हमला कर सकता था, जिससे उसे कम से कम एक ब्लाइंड स्पॉट मिलता और गोलम्स के लिए कोई वास्तविक रक्षाहीन पक्ष नहीं होता जिसका वे फायदा उठा सके। लेकिन रिफ्रेशिंग लाइटनिंग ने काल की टीम को ठीक होने में मदद की और नुकसान पहले से ही कम हो रहा था। अगले 2 सेकंड में काल की सुरक्षा को भेदते हुए 4 और हमले हुए, और उसे एहसास हुआ कि ताज़ा बिजली लंबे समय तक पर्याप्त नहीं होगी। कौशल अंक 11। काल को उम्मीद थी कि कुछ पाने के लिए ये काफी है। हमले के कौशल तो थे, लेकिन इस पागल दानव को हराने की दौड़ में इससे कोई खास मदद नहीं मिलेगी, और वे बहुत महंगे भी हो सकते हैं। रक्षात्मक कौशल 10 अंक। बाधा जादूगर या लक्षित जानवर के ऊपर एक बाधा खड़ी करता है। 10 अंक। बेस्टियल रीजनरेशन लक्ष्य की उपचार दर को टियर एक पुनर्जीवित जानवर के स्तर तक बढ़ाता है। 10 अंक। ताज़ा करें लगातार सहनशक्ति बहाल करता है। ये कुछ न होने से तो बेहतर ही था। 10 अंक खर्च किए गए, बेस्टियल रीजनरेशन हासिल किया गया। काल ने पीछे हटते समय अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य पर तुरंत जादू कर दिया, और स्पाइडर गोलम्स ने अतिरिक्त क्षति न उठाने की पूरी कोशिश की। टियर 3 रक्षात्मक कौशल उपलब्ध। ट्रोलिश पुनर्जनन 20 अंक। टियर 3 कौशल बीस्ट मास्टर और सभी सक्रिय जानवरों पर सक्रिय होते हैं। काश उसके पास अभी इसके लिए अंक उपलब्ध होते। काल का एक और बचाव विफल हो गया और एक ब्लेड दोनों अवरोधों को चीरता हुआ उसके बाजू में जा धंसा, लेकिन घाव कुछ ही सेकंड में बंद हो गया और दर्द गायब हो गया। ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस लड़ाई के बाद जब टेसा ने उसका कवच देखा तो वो उसे मार डालने वाली थी। स्पाइडर गोलम्स ने पैर के जोड़ों को निशाना बनाते हुए नीचे से हमला किया और डेमोनिक बॉस लड़खड़ा गया। यही काल के लिए मौका था। उसने अपने ब्लेड को अपने दिमाग में खो जाने दिया और आगे बढ़कर डेमोनिक बॉस की ऊपरी भुजाओं को अपने नीचे दबा लिया और अपने पैरों को उसके सीने के चारों ओर लपेट लिया। प्राणी के चेहरे पर शुद्ध आश्चर्य तथा उसके बाद क्रोध जैसा भाव दिखाई दिया, लेकिन साथ में प्रशंसा की भी भारी मात्रा थी, क्योंकि स्पाइडर गोलम्स ने उसकी पीठ में गहरे छेद कर दिए थे। उसने बैंगनी रक्त उगल दिया, फिर अपनी निचली भुजाओं से काल को युद्ध के मैदान में फेंक दिया तथा उसके बाद अपने ब्लेड गिराकर गोलम्स पर हमला कर दिया। यह अपने पंजों से ब्लेडों की अपेक्षा अधिक तेज था, और भले ही खरोंचे गोलेम के अंगों पर पृथ्वी शील्ड के माध्यम से नहीं पहुंच रही थी, फिर भी यह काफी स्थिर मात्रा में क्षति पहुंचा रहा था। लेकिन उसकी पीठ से भी भारी मात्रा में खून बह रहा था, और लेसेरेट उसे सामान्य रूप से ठीक होने से रोक रहा था। काल ने अपनी बढ़ी हुई ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और अपने हाथों में मॉल लेकर युद्ध में वापस आ गया। बड़े आकार के हथियार से उचित प्रहार करना असंभव हो सकता है, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। कोई भी संपर्क स्तरित कौशल को सक्रिय कर देगा, इसलिए उसे बस हथियार के सिर को पकड़ने के लिए दानव की जरूरत थी। काल ने अपना पहला वार किया, जिसे डेमन ने आसानी से चकमा दे दिया। फिर उसने मूसल के हत्थे पर लात मारी, जिससे उसकी दिशा बदल गई और वह लक्ष्य की ओर चला गया। दानव ने हंसते हुए अपने हाथ पर एक काले रंग की दीवार बनाकर धीमी गति से चलने वाले हथियार को पकड़ लिया।
जैसे ही आग की लपटें हथौड़े से बाहर फैली, अवरोधक टूट गया, जिससे हाथ जलकर राख हो गया, लगभग हड्डी तक जल गया। वो क्रोध में चिल्लाते हुए पीछे हट रहा था, उसका हाथ लटका हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति ठीक हो रही थी। दानव धीमा हो रहा था, लेकिन काल को उस पर भरोसा नहीं था। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता थी, वह एक जाल बिछा सकता था, अचानक पलटवार की तलाश में। गोलम्स ने पुनः उसके पीछे चक्कर लगाया, जिससे लक्ष्य को एक साथ 3 दिशाओं में देखना पड़ा। फिर सभी ने एक साथ हमला कर दिया। इस बार उसने अपने 3 ब्लेड बाहर निकाले ताकि उसे काल के हथियार को अपने हाथों से रोकना न पड़े, लेकिन काल ने वार को रोक दिया और इसके बजाय एक कास्ट चेन लाइटनिंग से उसके चेहरे पर वार किया। इस बदलाव ने राक्षस को इतना चौंका दिया कि उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, जिससे उसका ब्लॉक गोलेम के हमलों का एक दौर चूक गया। इस विकर्षण के कारण उसे एक और हाथ खोना पड़ा, साथ ही उसके गले पर एक गहरा घाव भी हो गया। अब दोनों नए घावों से खून बह रहा था, और दानव जब गोलम से बचने के लिए मुड़ा तो वह थोड़ा लड़खड़ा गया। इससे उसकी पीठ काल के पास आ गई, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी पर मुक्का मारा, जिससे उसकी पीठ पर एक गहरा जला हुआ गड्ढा बन गया और दानव निश्चल अंगों के ढेर में गिर गया। जैसा कि रे ने उन्हें प्रशिक्षित किया था, गोलम्स ने दानव का सिर काट दिया, जो परिदृश्य समाप्त होते ही तुरंत गायब हो गया, और काल पुनः एक खाली मैदान में खड़ा रह गया। पहला एडवांसमेंट ट्रायल चरण 1 पूरा हुआ। चरण 2 10 सेकंड में शुरू होगा। सचमुच, काल ने अधिसूचना देखते ही कहा, लेकिन यह अधिसूचना गंभीर लग रही थी, क्योंकि उनके चारों ओर की दुनिया बदल रही थी, एक बड़ी गुफा में तब्दील हो रही थी, ठीक उसी तरह की जहां डार्क एल्वेन सिटी स्थित थी, सिवाय इसके कि यह चमकते हरे रंग के तालाबों से भरी हुई थी, जिसके बारे में काल केवल यह अनुमान लगा सकता था कि वो जहरीला गू था। ये जगह मजेदार नहीं लगती, हरियाली होने के बावजूद भी यह अच्छी नहीं लगती, थोर ने कहा। पहले तो ऐसा लगा कि यहाँ कोई विरोधी ही नहीं है, वे तो बस एक विषैले क्षेत्र में खड़े हैं। तभी राक्षस प्रकट होने लगे, जो चमकते हुए तालाबों से बाहर निकलकर आ रहे थे, जहरीले कीचड़ से ढके हुए लाशों की एक लहर सी। हॉक ने तुरंत उन पर आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए, जबकि रेमी ने एक बर्फीला तूफान लाया ताकि वे जम जाएं और आगे बढ़ना बंद कर दें। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि यह काम करेगा, और फिर सभी ज़ॉम्बी रुक गए। तभी सबसे बड़े पोखर के बीच में एक नया बॉस प्रकट हुआ और उसने जादू करना शुरू कर दिया, जिससे नीचे गिरे हुए ज़ॉम्बी पुनर्जीवित हो गए और उनमें से और अधिक ज़ॉम्बी आ गए। बॉस इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही थी, वो सिर्फ एक काले रंग की पोशाक में कीचड़ से सनी हुई ज़ॉम्बी महिला थी, लेकिन उसकी चमकती काली आंखें खाली नहीं थीं, और समूह में हर कोई उसके जादू की शक्ति को महसूस कर सकता था। ये पूल एक समस्या होंगे। राय, क्या तुम बॉस से निपटने के लिए गोलेम भेज सकते हो? या तो उसे मार दो या फिर उसे खुले में ले जाओ जहां हम उससे ठीक से लड़ सके, काल ने निर्देश दिया। बर्फ से ज़ॉम्बी नहीं मरते थे, वे बस थोड़ी देर के लिए जम जाते थे और फिर से चलने लगते थे। उन्हें जलाना ज्यादा कारगर था, चाहे उन्हें आग से जलाया जाए या बिजली से। काल ने देखा कि एक बार उनका सिर नष्ट हो गया तो वे मर जाएंगे, ठीक उससे पहले जब रे ने ज़ॉम्बी शिकार की रणनीति बनाई थी। उनके सिर के आधे आकार के छोटे छोटे पत्थरों पर गोली चलाने से खोपड़ियां खरबूजे की तरह फट गईं और एक ही गोली में लाशें मर गईं। वे कमजोर थे, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि वे अंतहीन हैं, और जैसे जैसे बूढ़े शरीर लुप्त होते गए, वे तालाबों से बाहर आते रहे। गोलम्स अपने अगले पैरों से आगे बढ़ते हुए बॉस के पास पहुंचे, लेकिन वह प्राणी एक तालाब में कूद गया और दूसरे तालाब से प्रकट हो गया। एक क्षण के लिए गोलेम असमंजस में पड़ गए, फिर उन्होंने बॉस का पीछा करना शुरू कर दिया तथा लगातार उसका शिकार करते रहे, जबकि वह भागता ही जा रहा था। कुछ समय के लिए ज़ॉम्बी को मारने का खेल निरर्थक प्रतीत हुआ। फिर गोलेम के अंगों में से एक ने ज़ॉम्बी रानी की पोशाक को पकड़ लिया और उसे पूल से दूर फेंक दिया। तत्काल ही भगदड़ मच गई, क्योंकि ज़ॉम्बी सेनाएं गोलम्स पर आक्रमण करने के लिए मुड़ी और ज़ॉम्बी रानी ने दूसरे तालाब में जाने का प्रयास किया। रे शैडो स्टेप्ड करीब आया और उसने बॉस को पत्थर की एक गोलाकार दीवार से घेर लिया, फिर ऊपर से एक बोल्डर के साथ बार बार सामग्री को तोड़ दिया। खैर, ये थोड़ा गड़बड़ है, रेमी ने ध्यान दिया जब उसे एहसास हुआ कि मकड़ी वास्तव में ज़ॉम्बी रानी को कुचल रही थी। हॉक, जाकर अवशेषों में आग जला दो, बस सुनिश्चित करने के लिए, काल ने जोड़ा। जब हॉक ने अवशेषों को जलाया तो ट्यूब आग की लपटों में घिर गई और ज़ॉम्बीज ने अपनी मार्गदर्शक शक्ति खो दी तथा एक लड़खड़ाती हुई भीड़ में वापस आ गए, जो किसी भी चीज की रक्षा करने की अपेक्षा काल के अंत में जीवित चीजों में अधिक रुचि रखती थी।
पहला एडवांसमेंट ट्रायल चरण 2 पूरा हुआ। काल ने राहत की सांस ली क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह घटना वास्तव में उसकी टीम के पक्ष में थी। अगर वह एक योद्धा होता जिसे जहरीले कीचड़ से बॉस का पीछा करना पड़ता, या एक जादूगर जिसे ज़ॉम्बी से बचना पड़ता, तो यह एक दुस्वप्न होता। लेकिन जब गोलेम बॉस का शिकार कर रहे थे, तब ज़ॉम्बी को नियंत्रित करने में सक्षम होने से यह अपेक्षाकृत दर्द रहित अनुभव बन गया। कुछ समय तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया और काल बस इंतजार करता रहा। मुकाबलों के बीच में थोड़ा समय ठीक होने के लिए ट्रायल के लिए उचित लग रहा था, लेकिन इससे उसे ज्यादा समय मिलने की संभावना नहीं थी। इस बार 5 मिनट का समय दिया गया और फिर काल ने खुद को रेत के फर्श वाले कोलिजियम में खड़ा पाया। इस बार वो अकेले नहीं थे, उनकी टीम के बाकी सदस्य भी उनके साथ खड़े थे, जिनमें 5 विशेष बल के शूरवीर भी शामिल थे। बस वे सभी पारदर्शी थे, जैसे कि वे वही पुतले हों जिन्हें उसने मुकदमे की शुरुआत में देखा था। 2 मिनट बाद टेस्सा का प्लेस होल्डर ठोस हो गया, फिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया और हरे रक्त से ढक गया। फिर एक सुनहरी रोशनी चमकी और वो हिलने लगा। ड्रैगन, अब हमें क्या करना होगा? वो बुदबुदाए। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि आपने ये कर दिखाया, काल ने जवाब दिया। ओह, क्या ये सच में तुम हो? तुम यहाँ पहले क्यों आए? काल ने कंधे उचकाए। मुझे लगता है कि मैंने पहले 2 ट्रायल सबसे तेजी से पूरे किए। तुम्हें क्या मिला? एक विशाल काले कंकाल वाला शूरवीर और ऑक्स का एक झुंड। मैंने चांदी की पैटियों में से एक को चुना। तुमने क्या चुना? मुझे लगता है तुम सोने की पैटियों को तब तक बंद करते रहे जब तक तुम्हें अपनी पसंद का कौशल नहीं मिल गया, उसने जवाब दिया। क्या इन्हें बंद करके नए पुरस्कार प्राप्त करना एक विकल्प था? मैंने बैंगनी रंग वाला चुना। टेसा ने आंखें घुमाई। क्या तुम्हें याद नहीं कि हम पिछली बार किस परीक्षा में थे? सबसे आसान विकल्प चुनना सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन तुम्हें यह कैसे नहीं सूझा कि तुम संदूक बंद कर सकती हो? मैंने सबसे पहले जिस बटन को छुआ वो बैंगनी रंग का था और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एपिक ट्रायल शुरू करना चाहता हूं। टेसा ने सिर हिलाया। ये टियर 3 ट्रायल रहा होगा, जिसमें पुरस्कारों का एक यादृच्छिक सेट था। बेशक आप उस बॉक्स को छूने की इच्छा का विरोध नहीं कर सकते थे जो स्पष्ट रूप से संभालने के लिए सुरक्षित नहीं था। एक के बाद एक अन्य लोग आ गए, उनमें से कोई भी बहुत बुरी तरह से घायल नहीं दिख रहा था, और दाना के मामले में उसके पास रिफ्रेशिंग लाइटनिंग अभी भी सक्रिय थी। एकमात्र लापता व्यक्ति लोट्स था और काल को आश्चर्य होने लगा कि क्या छोटी प्रकृति पुजारिन को कुछ हो गया है। आधे घंटे तक वे इंतजार करते रहे, लेकिन उसके होलोग्राम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तभी अचानक वो हिल गया और चौंका हुआ लोट्स उनके सामने आ गया, जो जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था। ओह, हेलो दोस्तों, क्या हो रहा है? उसने पूछा। हम तुम्हारे परीक्षण समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं, काल ने उसे याद दिलाया। परीक्षण? ओह, वे तो शुरू हो ही गए। मैं डिब्बे के साथ खेल रहा था। क्या तुम्हें पता है कि ढक्कन बंद करने पर अंदर का सामान बदल जाता है? टेस्सा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर कोई कुछ बोला। क्या तुम ये कह रही हो कि तुम पिछले 1 घंटे से बक्से के साथ खेल रही हो और तुमने पहले प्रयास भी नहीं किए? युद्ध पादरी ने अपनी आजीवन मित्र से पूछा। कमल ने बस कंधे उचका दिए। ठीक है, यह एक तरीका है। मुझे लगता है कि इसमें एक समय सीमा है, लेकिन हम में से बाकी लोग तीसरे परीक्षण पर हैं, टेसा ने समझाया। ओह, माफ करें, मुझे नहीं पता था कि यह एक समूह की बात है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? क्या यह एक ग्लैडिएटर टूर्नामेंट है? काल ने कंधे उचका दिए। ऐसा लगता है, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है। जब तक हम सभी के आने का इंतजार कर रहे थे, तब तक कुछ भी नहीं हो रहा था। जब तक हम सभी ने अपने परीक्षण पूरे नहीं कर लिए, तब तक बस पारदर्शी पुतले ही हमारी जगह पर खड़े थे। टीम ट्रायल 3-10 सेकंड में शुरू होगा। अपूर्ण परीक्षणों के लिए संशोधित कठिनाई बढ़ाई गई। महाकाव्य कठिनाई स्तर चुना गया।